सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। और हमारे आज के गेस्ट का नाम है मिस्टर रोहित भारद्वाज, जो कि डांस इंडस्ट्री में 20 साल से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर चाहे वो डांस बैटल्स हो, कमर्शियल सीन हो, हर जगह खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। सो मिलते हैं रोहित सर से। तो सर, सबसे पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन दो और एक अपनी अर्ली जर्नी के बारे में बताओ। इंट्रोडक्शन। एज यू नो, माय नेम इज़ रोहित भारद्वाज और 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे डांस करते हुए। और काफ़ी स्टाइल्स मैंने सीखे हैं और अभी भी सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड लर्निंग डांसिंग अराउंड 2002 और 2003। आज से 20-22 साल पहले सीखना स्टार्ट किया मैंने। मेरे अ, मामा जी का बेटा था जो एक डांस ट्रूप में काम करता था। इट वाज अ रियली बिग नेम, प्लैनेट्स करके डांस ट्रूप था। और उनकी जो कोरियोग्राफर थी रोनिका जैकब थी। तो वो डांस ट्रूप में अपने ब्रदर को देखता था और मैंने उससे बात की, मुझे सीखना था। इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी ऑल्सो कि उसके पीछे थोड़ी सी सैड स्टोरी भी है, तो उसके बारे में मैं नाइट बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है कि बट मोटा मोटा ये था कि मुझे सीखना था। इट वाज माय नीड, क्योंकि मुझे और ज़्यादा पैसे भी कमाने थे और मुझे डांस से प्यार भी था और घर की मजबूरियाँ भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बट मुझे इंस्पायर उसने किया, मैं उसको देखता था। वो बहुत बहुत अच्छा डांस करता था, तो मैंने उससे बात की। उसने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे तू ये डांस क्लासेस जॉइन कर ले। डांस क्लासेस जॉइन कर ले तो फिर वहाँ से तू ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। फिर मैंने डांस क्लासेस जॉइन करी। उस डांस क्लासेस जॉइन करके मुझे पता चला कि ऐसे-ऐसे शोज़ होते हैं। ऐसे शोज़ होते हैं तो उनकी पेमेंट मिलती है। बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। मैं देखता था डांसर्स को गाड़ी से आ रहे हैं, उतर रहे हैं, उन्होंने बहुत हेवी-हेवी ड्रेसेस पहनी हुई हैं एंड समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हाई-फाई लगता था मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी था और नीड भी थी। तो आई पुश्ड माई सेल्फ और मैंने बहुत ट्रेनिंग करी, वहाँ सीखा और वहाँ जाके जो उनकी कोरियोग्राफ़र थी, उनकी कोरियोग्राफ़र को ऑडिशन दिया। तो उस ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुआ और उनके ट्रुप जॉइन किया। उनको उनके ट्रुप में मैंने शोज़ करने स्टार्ट किए। काफ़ी साल शोज़ करे, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर अपने स्टूडियोज़, वेडिंग कोरियोग्राफ़ीज़, कॉर्पोरेट इवेंट्स, स्कूल जॉब्स, सो ये ब्ला-ब्ला जो नॉर्मल सबका होता ही है, वो हर एक चीज़ करी। फिर फिर भी मुझे सीखना था और ज़्यादा, क्योंकि सीखने की भूख जो थी वो मेरे अंदर अभी भी है, हमेशा है। क्योंकि सीखते रहना, आई थिंक अपने आप को हमेशा सही रखना वैसा होता है कि मतलब यू आर ऑलवेज़ फिट एंड फाइन। आप फिज़िकली भी फिट रहते हो और सोलफुली भी और माइंडफुली भी आप ठीक रहते हो, अगर आप सीखते रहते हो तो। तो मेरा वो अभी भी है, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो 2013 में आई थिंक 2013 में आई मेट साहिल अनीजा, साहिल सर। उससे पहले मैंने कंटेम्प्रेरी सीखा बिग डांस सेंटर में। फिर उसके बाद मैं साहिल सर से मिला, तो मुझे हिप हॉप सीखना था। तो उस टाइम तो अंडरग्राउंड डांस बैटल्स दिल्ली में इतना ज़्यादा नहीं था, मुंबई में होगा बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत कम था। देयर वाज़ अ गाय हुज़ नेम इज़ आस्तिक, आस्तिक सर थे, जो पॉपिंग की क्लासेस लेते थे। वो पॉपिंग का सीन दिल्ली में लेके आने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराने थे वो। तो उन सब की क्लासेस सीखना, उन सबको देखना, फिर धीरे-धीरे डांस बैटल्स का पता चला, साहिल सर का क्लासेस जॉइन करी। पीएचएस होता था वहाँ, प्रोफेशनल हिप हॉप सेमेस्टर, 3 महीने का। तो वो 3 महीने के 3 करे और भी बहुत ट्रेनिंग करी। इंटरनेशनल आर्टिस्ट जितने आते थे उनकी वर्कशॉप्स ली, काफ़ी सारी चीज़ें। तो लर्निंग प्रोसेस बहुत लंबा रहा और अभी भी चल ही रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बंद हो गया है। तो वहाँ से फिर करते-करते फ्री स्टाइल में घुसे। फिर फ्री स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि फ्री स्टाइल डांसिंग वाज़ लाइक मेरे लिए कि यार ये क्या है, क्या ये चीज़ यार? क्योंकि फ्री स्टाइल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि एक 19-20 की एज में, 19-20 साल की एज में नॉर्मली जो लोगों का डांस स्टाइल होता है वो बन जाता है। समझ रहे हो? बन जाता है, लोग की बॉडी में आ जाता है। तो मेरी बॉडी में उस टाइम पे नाइन जब मैं 19-20 साल का था, व्हेन आई वाज़ 19-20, तो मेरी बॉडी भी एक स्टाइल में ढल चुकी थी, जिसको हम लोग उस टाइम पे वेस्टर्न स्टाइल्स ही बोलते थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। समझ रहे हो? कुछ जैज़ के मूव्स आ जाते थे, कुछ हिप हॉप के, उस हमें पता नहीं होता था बट देवर हिप हॉप के मूव, जैसे रनिंग मैन, रॉजर रैबिट, उन इन सब चीज़ों का यूज़ होता था बट हमें एक्चुअली में एसेंस नहीं मालूम होता था। हम लोग ऊपर-ऊपर से बॉडी मूवमेंट्स टाइप और बस फीलिंग ये है, और कोरियोग्राफी स्टाइल यू कैन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि डांस ट्रूप में थे। तो फ्री स्टाइल मेरे लिए काफ़ी
मतलब कि दिमाग को हिला देने वाली चीज़ थी कि यार ये क्या है और ये हो क्यों नहीं रहा? समझ ही नहीं आता था मुझे। बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि यार ये करना कैसे? तो वो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था फ्री स्टाइल को सीखना और फ्री स्टाइल से फिर लगाव सा ही हो गया एक तरीके से। बट फिर पता चला जब मैं बाटा में था वहीं मैं काफ़ी सारे टीचर से मिला और उन्हीं टीचर से मैंने फ्री स्टाइल सीखा। तो उन्हीं टीचर्स से चीज़ें मिली और अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो बट फ्री स्टाइल वाज़ लाइक कि वेरी टफ बट जब वो सीखते-सीखते 8-10 साल अब हो गए हैं। तो मैंने हाउस ट्रेन किया प्रॉपर्ली, हिप हॉप ट्रेन किया प्रॉपर्ली, पॉपिंग की ट्रेनिंग ली प्रॉपर्ली, समझ रहे हो? और भी स्टाइल की क्लासेस की हैं बट ये जो 3 स्टाइल्स हैं इनको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। रिप्रेज़ेंट मैं हाउस और हिप हॉप ही करता हूँ, फ्री स्टाइल में और कोरियोग्राफी स्टाइल करता हूँ। बट ये मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैं एक तो मेरी बॉडी में ऑलरेडी मेरा स्टाइल है। मुझे 10 साल हो चुके हैं डांस करते हुए, समझ रहे हो? मुझे 10 साल हो चुके हैं। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको 10 साल हो गए हैं क्लासिकल करते हुए, अब एकदम से आपको हिप हॉप का एसेंस लेकर आना है अपनी बॉडी में, हाउस का एसेंस लेकर आना है आपको बॉडी में। तो वो एसेंस लेके आना है इट्स वेरी डिफ क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में एक एसेंस ऑलरेडी घुस चुका है। उसको निकाल के नया एसेंस लेके आना, उसको टाइम देना तो वही काफ़ी लंबा समय रहा और मैं सीख ही रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया, मैं अभी भी ट्रैवल करता हूँ, बैटल्स में ट्रैवल करता हूँ। बैटल्स में ट्रैवल करने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और भी जगह ट्रैवल्स करता हूँ और सही है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मज़ा आ रहा है और अभी भी सीख रहा हूँ क्योंकि सीखते रहना ही पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि आपको सीखते रहना इफ यू वांट टू बी यंग फॉरएवर देन आपको सीखते रहना पड़ेगा। जितना सीखो उतना कम है। हाँ, जितना सीखो उतना कम है, सीखते रहना पड़ेगा। तो ये मेरी जर्नी है और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट ओनली दिस तो यही ठीक रहेगा। 2-4 साल तो देने पड़ते हैं, एक उसी स्टाइल को, समझ रहे हो आप? और अगर आप एक साथ 2-2 3-3 स्टाइल पे काम कर रहे हो, तो फिर वो समय टाइम पीरियड उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं सिर्फ हिप हॉप कर रहा हूँ, तो फिर मैं हिप हॉप शायद 2 साल 3 साल में अटेम्प्ट करने लग जाऊँ उस तरीके से। मेरे अंदर एसेंस दिखने लग जाए, स्टाइल दिखने लग जाए। बट अगर मैं हिप हॉप भी कर रहा हूँ, हाउस भी कर रहा हूँ, पॉपिंग भी कर रहा हूँ, कंटेम्परेरी भी कर रहा हूँ, तो कंटेम्परेरी तो इन तीनों स्टाइल से तो बहुत ही अलग हो गया। तो कंटेम्परेरी मैंने सीखा बट कंटेम्परेरी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा। कंटेम्परेरी जो मैंने सीखा मैं आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ तुषार कालिया और तो इवन अतुल चिंदर सर, करण सर ऑल्सो। तो इन लोगों से मैंने कंटेम्परेरी सीखा है बट मैंने कंटेम्परेरी 1.5-2 साल ही सीखा, 2 साल, इससे ज़्यादा कंटेम्परेरी नहीं सीखा। क्योंकि मुझे एक्चुअली ना ये स्टाइल ज़्यादा अट्रैक्ट किए। समझ लो जैसे हिप हॉप जो है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि आप ज़्यादा तो आप स्टाइलिश ज़्यादा रह सकते हो, आप फ्री हो, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इट्स लाइक पार्टी, समझ रहे हो? और मेरा कैरेक्टर ही वैसा-सा है कि मैं आई एम अ हैप्पी पर्सन, समझ रहे हो? मुझे आप डांस करते हुए अगर देखोगे तो आपको खुशी महसूस होगी क्योंकि मैं खुद भी खुशी महसूस कर रहा होता हूँ और आई थिंक सभी खुशी महसूस करते हैं जब डांस करते हैं तो। बट रही बात स्टाइल्स की, अगर आपको अलग-अलग स्टाइल्स करने हैं तब भी आपको एक स्टाइल को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। दोनों स्टाइल्स को करते समय हमें एक इट्स अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट कि जैसे अभी आपकी एक मूवी है, जैसे एक हीरो एक साथ 2-2 फ़िल्मों में काम कर रहा है। एक मूवी में उसको थोड़ा गरीब वाला कैरेक्टर मिला हुआ है या कुछ ऐसा क गाँव का कैरेक्टर मिला हुआ है, तो वो जैसे ही उस स्क्रिप्ट में काम करने जाता है, तो वो कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है। वो कैरेक्टर को वो एक्सेप्ट करता है, उसी कैरेक्टर को वो प्ले करता है। बट जैसे ही उसका वो शॉट मूवी का वो खत्म होता है और वो जब नेक्स्ट मूवी में करने जाता है जहाँ पे वो बहुत अमीर लड़का है, उसको बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी कोई ऐसी स्टोरी चल रही है, तो उस टाइम पे वो उस कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ 2 कैरेक्टर्स। तो दोनों कैरेक्टर को अलग-अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि किसी एक स्टाइल को लेकर जिस स्टाइल से आप अपनी अपनी खुद की डांसिंग समझ रहे हो? खुद की डांसिंग मीन्स कि अ, जैसे आप नेचुरली जैसे छोटा बच्चा डांस करता है, खुद की जो नेचुरल डांसिंग है, आप खुद म्यूज़िक सुन के कैसा महसूस करते हो, तो वो जो फीलिंग है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले क्योंकि हर एक म्यूज़िक का एक अपना टेस्ट है, अपना फीलिंग है। तो जब तक आप अपनी नेचुरल फीलिंग को उतना अच्छे से नहीं समझते डांस वाइज़ कि यार ओके आई फील लाइक दिस मेरे को ऐसे ऐसे ऐसा म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है। तो तब तक आप किसी भी डांस स्टाइल को अटेम्प्ट करोगे तो आपको मेरे को लगता है शायद प्रॉब्लम आ सकती है। बट आपको
कुछ भी स्टाइल सीखना है तो आपको उस स्टाइल को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक साथ 2 स्टाइल 3 स्टाइल लेके चल रहे हो तो आपको और उतना टाइम लगेगा। इट्स अप तो मैंने पहले आप ये लगा लो कि मैंने 3-4 साल 4 साल तो मैंने हाउस डांसिंग को दिए। उसके बाद फिर मैंने 4 साल हिप हॉप फ्रीस्टाइल को दिया, प्रॉपर्ली अंडरग्राउंड हिप हॉप फ्रीस्टाइल जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है? या और मैं भी उसको यही बोलूँगा, बट हिप हॉप इज़ हिप हॉप, ठीक है? अ, कोई वो नहीं है, समझ रहे हो कि हाँ, भी ये वो है और ये है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैंने क्या सीखा। मैं हिप हॉप तो 10 साल से ही कर रहा हूँ। आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ साहिल अनेजा इन 2013, तो मैं 10 साल से ही कर रहा हूँ और इंडिया में वो अपना खुद का स्टाइल लेके आया और किसी का वो स्टाइल नहीं था, उनका खुद का स्टाइल है वो। तो बट फिर भी आई वाज़ नॉट एबल टू डू फ्रीस्टाइल एज़ आई वांटेड टू डू, जैसा मैं करना चाहता था। तो वो उसके लिए फिर मुझे अलग से 4 साल लगे, 3-4 साल लग गए। यू विल नॉट बिलीव कि जब मैंने सीखना शुरू किया, बेडरॉक इज़ माय फर्स्ट टीचर जिससे मैंने उस तरीके से सीखना शुरू किया पर्सनली। तो स्टार्टिंग के मान लो कि आप 50 टू 60 डांस बैटल्स में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। इवन मेरा टीचर बैठा हुआ है बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट फिर भी क्योंकि वो ऐसे टाइम पे आपको ऐसा फीलिंग आता है कि यार एक तो मैं एक स्टाइल को करते हुए इतना टाइम हो गया और मैं दूसरा स्टाइल भी कर रहा हूँ और मैं बैटल में जा रहा हूँ और मैं सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, मैं सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो वो इमोशंस फाइट जो होती है ना, उसको वो एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलता है आपको और उसको फाइट करके आगे आ जाना ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको अ, और अच्छा महसूस कराता है और आपको ये फीलिंग देता है कि आप कर सकते हो। तो मैंने अलग से हाउस को भी एक टाइम पे मैंने हाउस किया तो सिर्फ हाउस। एक टाइम पे सिर्फ हिप हॉप किया तो हिप हॉप। समझ रहे हो? एक टाइम पे पॉपिंग कर रहा था तो सिर्फ पॉपिंग। मैं सराउंडिंग में ऐसे रहता था, मेरे मेरे फ्रेंड्स पॉपर्स थे, मनीष हो गया, रक्षित हो गया, नीरज पांडे हो गया, नितिश हो गया, तो सराउंडिंग ही पॉपर्स की थी। तो पॉपिंग भी रही, तो सराउंडिंग हाउस डांसर्स की थी, तो हाउस डांसिंग भी रही। हिप हॉप डांसर्स की रही तो हिप हॉप रहा, तो उस तरीके से भी है, टाइम दिया मैंने। पर्टिकुलर हर स्टाइल को टाइम देना पड़ता है। बट जब आप एक स्टाइल समझ जाते हो अच्छे से कि हाँ यार, जैसे अभी मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ अभी मेरी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, सो आई कैन डू हिप हॉप फ्रीस्टाइल, आई कैन डू हाउस फ्रीस्टाइल, आई कैन डू पॉपिंग फ्रीस्टाइल, आई कैन डू फ्रीस्टाइल। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया हूँ अभी तक ये बात कि डांसिंग आपको फाउंडेशंस करने की वजह से आती है और फाउंडेशन करने की वजह से आपको एसेंस मिलता है। आप किसी पर्टिकुलर स्टाइल की फाउंडेशंस करोगे तो आप उस पर्टिकुलर स्टाइल के म्यूजिक जॉनर पे करोगे। उस म्यूजिक जॉनर का जो म्यूजिक का टेस्ट है, जो स्वाद है, जो एसेंस है, वो आपको उस तरीके के म्यूजिक पे, उस तरीके की जो फाउंडेशन मूवमेंट्स बनी हुई है, उस पे करोगे विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रूव एंड टाइमिंग, तो आपको एसेंस मिलना शुरू होता है। इसके बिना आप नहीं कर पाते। दैट्स इट। तो अलग-अलग स्टाइल्स को सँभालने में समय ज़्यादा लगता है। आई एम स्टिल लर्निंग और अभी भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आई डू हिप हॉप, अभी मैं हिप हॉप बहुत ज़्यादा करता हूँ और उसकी वजह से मेरा हाउस नेचुरली और ज़्यादा अच्छा होता है। जब मैं हाउस का प्रैक्टिस करने लगता हूँ तो हाउस मुझे और ज़्यादा बेटर होता हुआ लगता है, उन्हीं सेम फाउंडेशन के साथ। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग ऑलवेज़ न्यू थिंग न्यू, मतलब कि वोकैब्युलरी में अब मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, समझ रहे हो? वोकैब्युलरी पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। जो मेरे पास वोकैब्युलरी है, जिस स्टाइल्स की है, मैं उसी वोकैब्युलरी के साथ और ज़्यादा प्लेइंग करने की कोशिश करता हूँ। सर इतने सारे स्टाइल सीखने के बाद आपको कोरियोग्राफी करनी पड़ती है। तो लाइक वो आपके लिए एक बेनिफिट है या यू फील लाइक कंफ्यूज और लाइक कि इतने सारे स्टाइल्स अब क्या एलिमेंट यूज़ करूँ किस कोरियोग्राफी करते टाइम? वो भी मेरे हिसाब से देखो, वो भी ना डिपेंड करता है आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि आपको कोरियोग्राफीज़ करनी है या नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी मेरी जर्नी है वो स्टार्ट ही कोरियोग्राफी से हुई थी, समझ रहे हो? मैं उससे पहले भी 10 साल कोरियोग्राफीज़ करता हुआ आ रहा था। तो मेरे लिए ये करना बड़ा मुश्किल था। समझ रहे हो? फ्री स्टाइल करना वाज़ टफ और अंडरग्राउंड डांस बैटल्स में जाके अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना और इस एज में भी मैं कर पा रहा हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपके लिए। तो मेरे लिए कोरियोग्राफ़ी बनाना और कोरियोग्राफ़ीज़ करना मुश्किल नहीं था, कभी भी। समझ रहे हो? तो बल्कि मैंने अपनी कोरियोग्राफ़ी स्टाइल जो अब मैं कोरियोग्राफ़ी करता हूँ, वो मैं खुद ही करता हूँ, मतलब कि जो मेरे ज़हन में आता है, किसी और को देख के नहीं, किसी का, समझ रहे हो? एक होता है ना कि हाँ, भी हम किसी का स्टेप उठा लेते हैं या जो हमने सीखा हुआ है वो चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं, वो नहीं। आई डू
आई यूज़ माई ओन सेंसेस, मैं मेरी खुद की ट्रेनिंग यूज़ करता हूँ, मेरी खुद की फीलिंग, मुझे क्या फील हो रहा है इस म्यूज़िक को सुन के। मैंने वेव्स की हैं, तो मेरे को कहीं पे वेव लग रहा है तो मैं वेव ऐड करूँगा, कहीं पे मुझे शोल्डर रोल डालना है, कहीं पे मुझे पार्टी रॉकिंग का मूव डालना है, या कहीं पे फटाफट फटाफट फुटवर्क ऐड ऑन करना है, तो वो मेरा हो जाता है, क्योंकि मैंने वो उन स्टाइल्स को किया है। मैंने हाउस के फाउंडेशंस किए हैं अच्छे से, मैंने हिप हॉप के किए हैं, मैंने लॉकिंग की भी फाउंडेशंस किए हैं, पॉपिंग की किए हैं, मैं टाइम दिए इन चीज़ों को, तो वो मेरा हो जाता है, क्योंकि मैं कोरियोग्राफी करता हुआ भी आ रहा था और कोरियोग्राफी मुझे करना अच्छा लगता भी है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने स्टार्टिंग की डांसिंग की सिर्फ फ्री स्टाइल से की है, कभी कोरियोग्राफी वाली क्लासेस में आप गए ही नहीं, आपने कभी कोरियोग्राफी टीचर्स को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, कभी कोरियोग्राफी से अटेम्प्ट नहीं करी, तो आपके लिए फिर टफ हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट नामुमकिन वाली बात तो नहीं है। बट अभी आपका अगर बहुत ही ज़्यादा लर्निंग स्टेज है और आप स्टाइल्स में घुस रहे हो कि यार चलो यार मैं एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल सीखता हूँ यार, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो डांस स्टाइल को सीखना चाहिए, अगर मैं उस तो फिर आपको उसी टाइम पे पहले एक स्टाइल को ही टाइम दो, या ज़्यादा से ज़्यादा दो। जैसे लाइक हिप हॉप एंड हाउस साथ में कर लो तो चलेगा मेरे हिसाब से। समझ रहे? हिप हॉप और पॉपिंग थोड़ा टफ हो जाएगा, समझ रहे हो आप? ब्रेकिंग और क्रम्प दोनों थोड़ा टफ हो जाएँगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग हो गए। अलग-अलग इन द सेंस कि क्रम्प के अलग, बहुत ही ज़्यादा अलग फाउंडेशंस हैं, और म्यूज़िक बहुत अलग है, समझ रहे हो आप? और ब्रेकिंग इट्स लाइक वेरी फास्ट, और वो ब्रेकिंग में बहुत अलग सीन है। तो इस वज़ह से कह रहा हूँ मैं। तो हिप हॉप एंड हाउस यू कैन डू साथ में, समझ रहे हो? पॉपिंग एंड लॉकिंग यू कैन डू थोड़ा-सा साथ में, क्योंकि पॉपिंग में भी यू हैव अप ग्रूव, अप, 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 एंड इन द लॉकिंग इन आल्सो यू हैव अप ग्रूव। तो आप कितना टाइम दे पा रहे हो, आप कितना समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, बट फिर भी फॉर अ सजेशन मैं ये बोलूँगा, एक सलाह के तौर पे, कि स्टार्टिंग में एक इंसान को 2 स्टाइल से ज़्यादा नहीं ट्राई करनी चाहिए। मेरे हिसाब से उसके एटलीस्ट लिए बेहतर है, उस स्टाइल्स के लिए भी बेहतर है। हाँ, मेरे हिसाब से तो 2 स्टाइल से ज़्यादा ना, और 2 स्टाइल्स भी ऐसे हों जो बहुत ही ज़्यादा आगे-पीछे ना हो। अगर आगे-पीछे हैं और वो मैनेज कर पा रहा है या कर पा रही है, क्या आप मैनेज कर पा रहे हो? सवाल ये निकल के आता है। हाँ, कि आप चाहे 2 स्टाइल कोई भी कर रहे हो, क्या आप मैनेज कर पा रहे हो? समझ रहे हो? जैसे मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब मैं हिप हॉप कर रहा होता तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा हाउस खराब हो रहा है, हाउस खराब हो रहा है, हाउस खराब हो रहा है। फिर मैं जब हाउस करने लगता था तो लगता था यार हिप हॉप तो आएगा ही नहीं, हिप हॉप तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो मेरे लिए मुश्किल था, ऐसे बहुत ज़्यादा वो होता था। बट फिर मुझे दिमाग को समझ में आया, वरना सिर्फ बॉडी के साथ-साथ माइंड की ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने मेरे दिमाग को जब पता चला, जब मैंने ये सीखा कि ओके, कि जब मैं इट्स लाइक अगेन दैट जो मैंने बात बताई, कि मैं अभी हिप हॉप वाली मूवी में काम कर रहा हूँ। अभी मैं हिप हॉप का हीरो हूँ, तो मेरा अभी हिप हॉप चल रहा है। हाउस के बारे में सोचना ही नहीं, वो जब ये वाली स्क्रिप्ट खत्म होगी, ये फ़िल्म से जब मैं पैकअप करूँगा, जब मैं उस फ़िल्म में घुसूँगा, तो मैं जाऊँगा उधर। अब जब मैं हाउस में आ गया हूँ, तो अभी हिप हॉप के बारे में नहीं सोचना है। अभी क्योंकि मैं हाउस वाली मूवी के अंदर हूँ। अभी मेरा ये कैरेक्टर चल रहा है। तो अभी मुझे हाउस का म्यूज़िक समझना है, और ज़्यादा हाउस के फुटवर्क प्रैक्टिस करनी है। मुझे हाउस करना है बस। क्या है हाउस? ओह! हाँ, दिस तो मुझे वही समझना है। फिर जब आप इन दोनों को सेपरेटली, जब आप यहाँ हो तो यहाँ हो, फिर आप यहाँ हो तो यहाँ हो। ऐसे करते-करते आपको जब काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि जहाँ आपको हाउस 2 साल में समझ में आना है जिस लेवल का, हो सकता है शायद हिप हॉप करने की वजह से उसको 3 साल लग जाए। या हिप हॉप जिस वजह से समझ में आ रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि 2 स्टाइल में आप अलग-अलग टाइम दे रहे हो। हाँ, बट फिर एक टाइम पे जाके ऐसा आता है कि वो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। उस टाइम पे आने के लिए भी आज मेरे को लगता है काफ़ी समय लग जाता है। जैसे मुझे भी, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वो नेक्स्ट लेवल हो गया, या मैंने इंडिया को बहुत ज़्यादा जगह रिप्रेज़ेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी कि नाउ मैं अब उस लेवल पर हूँ कि हाँ, अब मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ साथ 8-10 साल देने के बाद। आपने हिप हॉप सीखा, आपने हाउस सीखा फॉर एग्ज़ाम्पल। आप हिप हॉप के टच में हो, लाइक लास्ट 4-5 साल से आपने हाउस नहीं किया या बहुत रेयर किया। किसी को आपसे हाउस ही सीखना है या फिर एक पर्टिकुलर हाउस स्टाइल की कोरियो सो इट विल बी ईज़ियर फॉर यू या एक डिफ़िकल्टी आएगी? जी, डिफ़िकल्टी ऑब्वियसली आएगी, अगर मैं 4-5 साल से ही टच में नहीं हूँ, तो मुझे डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी। बट ये है कि मैं जो जब आप एक स्टाइल को उस तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो, तो वो कभी आपकी ना बॉडी में से कभी नहीं जाता है। समझ रहे हो? कभी जाता ही नहीं है। क्योंकि आपका कनेक्शन म्यूज़िक के साथ बन गया है फिर। समझ रहे हो आप?
आपका कनेक्शन म्यूजिक के साथ बन गया तो वो कभी जाता ही नहीं है। बट हाँ, ये है कि अगर आप 3-4 साल से वो कर ही नहीं रहे, तो फिर वो, इसका मतलब आप म्यूजिक भी नहीं सुन रहे हो, इसका मतलब आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर तो फर्क आएगा ही आएगा। बट हाँ, अगर आप जैसे ये है कि अब आप हफ्ते में 4 दिन हिप हॉप करते हो, अब 2 या 3 दिन 2 दिन हाउस करते हो, समझ रहे हो? या 1 दिन में 2 घंटे हिप हॉप करते हो और फिर शाम को 1 घंटा हाउस करते हो, समझ रहे हो? तो देन बैलेंस बैलेंस रख के चलना पड़ता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बिफोर यू एंटर अ डांस बैटल, मेंटली और फिजिकली उस टाइम आप कैसे प्रिपेयर करते हो या क्या चल रहा होता है? बैटल से पहले सी माइंडसेट, मेरे लिए तो माइंडसेट है अभी। मैं तो अपना माइंडसेट करके जाता हूँ। जैसे मुझे अगर किसी बैटल में जाना है तो मैं अपना माइंड सेट करके लेके चलता हूँ कि हाँ, मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है। मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है और अच्छा परफ़ॉर्म करने का मतलब ये है कि मुझे म्यूज़िक के साथ कनेक्शन बना के रखना है। जब मैं बैटल में जाऊँ तो मुझे साइफ़र करना है। मुझे साइफ़र करना है तो मैं साइफ़र में अपने आप को वो फ़ील करा पा रहा हूँ कि नहीं करा पा रहा। क्या मैं म्यूज़िक के साथ कनेक्शन बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा। ये चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी ही है। तो मेरा माइंडसेट माइंडसेट रहता है। उसके अलावा तो ट्रेनिंग तो है ही है, बट मेरा ये माइंडसेट रहता है कि हाँ, मुझे म्यूज़िक के साथ कनेक्शन बना के रखना है और मुझे अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करना है और मुझे हर एक चीज़ वो ट्राई करनी है जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या वो मैं वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर पा रहा हूँ साइफ़र में कि नहीं रिप्रेज़ेंट कर पा रहा हूँ, और जो प्रीलियम राउंड होगा, तो प्रीलियम राउंड में मुझे अपना बेस्ट देना है। क्योंकि प्रीलियम राउंड में हमारी बैटल एटलीस्ट 100 से भी ज़्यादा लोगों से होती है, एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग आए हैं और सिलेक्ट होंगे सिर्फ़ 30 या 32 या कभी-कभी 24। कोई ऐसी मेमोरेबल बैटल का जो कोई एक्सपीरियंस जिससे आपने कुछ इम्पैक्ट आया हो कि अब मेरे को और ज़्यादा करना है, या कोई वैसे ही कोई नॉर्मल कोई बहुत सारी हैं वैसे तो। देखो, हर हर डांस बैटल में मैं जब भी जाता हूँ, तो मुझे सीखने को ही मिलता है। समझ रहे हो? मैं सीख के ही आता हूँ, ठीक है? और हर कोई सीख के ही जाता है। और इम्पैक्ट तो हर बैटल में पड़ता है, मगर फिर भी अगर मैं बोलूँ तो देखो, स्टार्टिंग में जैसे मेरी फर्स्ट हाउस डांस बैटल थी, जो इंटरनेशनल हाउस डांस बैटल थी, जिसमें सला जज था, ठीक है? और एक और फीमेल जज थी, ठीक है? और उस बैटल में मैं फाइनल में था, ठीक है? और चार्ली के साथ तो उस बैटल का इम्पैक्ट बहुत पड़ा मेरे ऊपर। लोगों ने मुझे पहली बार जाना कि वो रोहित फाइनल में था, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो मेरे को पुश मिला, मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है। फिर मैंने और किया, फिर मैं मुंबई गया अपने फ्रेंड के साथ। तो मुंबई में 2 ऑन 2 जस्ट डेब्यू, इट्स अ इंटरनेशनल डांस बैटल। जस्ट डेब्यू का मुंबई में था, क्योंकि वो बैटल जो जीतेगा वो जस्ट डेब्यू के लिए रिप्रेजेंट करने इंडिया को जाएगा। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे भी सेमीफाइनल में था, तो वो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है? उसके बाद जब भी जाते हैं, जब भी हम बैटल्स में जाते हैं, तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। और इम्पैक्ट हमेशा यही पड़ता है कि यार, एक ही है कि वी नीड टू डू मोर, वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू डू मोर। तो वो इसीलिए जाना भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको ना, वी नीड टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हमें और काम करने की ज़रूरत है। ये आपको वहाँ जाके ही महसूस होता है। नहीं तो फिर जाओ और जाके सिर्फ़ मज़े करो और आ जाओ, समझ रहे हो आप? क्योंकि वहाँ पे आपको दिखते हैं लोग, वहाँ पे आपको एक अलग एनर्जी मिलती है, जो लोगों की वजह से क्रिएट होती है, समझ रहे हो आप? तो वो एक डिफरेंट एनर्जी है। उस एनर्जी में जाके आप लोगों को देखते हो, आपको वो एनर्जी हिट होती है, आपको पुश मिलता है। आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे करना है। दूसरा, आप खुद परफ़ॉर्म करते हो, फिर कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद टॉप 16 से बाहर हो गए, ठीक है? टॉप 32 से बाहर हो गए, तो आपको लगेगा कि यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगली बार एक एक पुश मिला और एक दूसरे से और करना पड़ेगा। यार, 32 तक जाऊँ, 16 तक जा सकता हूँ मैं, 16 तक गए, फिर पुश मिलेगा, मैं 8 तक जा सकता हूँ। सिलेक्ट नहीं हुए, यार मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो पुश मिलेगा, बट मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? ये अच्छा यार, हाँ, शायद इस तरीके की वजह से। तो वही ना, आपको मोटिवेशन भी मिलती है, पुश भी मिलता है। हर बैटल में इम्पैक्ट, हर बैटल में जाके मिलता है। सो डांस बैटल सीन व्हेन यू स्टार्टेड और डांस बैटल सीन नाउ, कितना फ़र्क आया, कितना इवॉल्व हुआ? वो तो बहुत ही चेंज हो गया है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो एक तरीके से बहुत नया-नया ही था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, समझ रहे हो? आई स्टार्टेड इन 2013, समझ रहे हो? 13 में सिर्फ़ अ, मैंने जो दिल्ली में, बॉम्बे में होता होगा पता नहीं मुझे, मैं बॉम्बे में तो उस टाइम इतना अवेयर नहीं था, बॉम्बे को लेके, क्योंकि आई वाज़ अ स्टूडेंट। तो मेरी फर्स्ट डांस बैटल थी, मैंने डांस बैटल
पहली जो डांस बैटल देखी थी वो ग्रीन टेक था, पॉपिंग ही होती थी, पॉपिंग की डांस बैटल ही मैंने देखी थी स्टार्टिंग्स में जो होती थी। और कोई हिप हॉप की बैटल्स तो होती ही नहीं थी, और एक ऑल स्टाइल बैटल होती थी, समझ रहे हो, कि आप कुछ भी स्टाइल कर सकते हो। यही देखा था मैंने दिल्ली के अंदर। तो आस्तिक सर थे, वो कराते थे पॉपिंग बैटल। बाकी एक कॉलेज है, उस कॉलेज का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पे ग्रीन टेक आया था, ग्रीन टेक इज़ रियली ग्रेट पॉपर, तो उस ग्रीन टेक की बैटल में गया था मैं। तो बहुत कम बैटल होती थी, उन बैटल्स में जाके मैंने देखा, ओ शिट ये क्या है, ओ फक, मैं बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो गया। तो मेरे उस सर्कल पे, उस जगह पे जाके मेरा डांस करने की बहुत इच्छा हुई। तो वो भी एक मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है कि ट्रेनिंग करने के लिए मैं और ज़्यादा इच्छुक हो गया फ्री स्टाइल को लेकर। तो बट तब बैटल्स बहुत कम होती थी। फिर उसके बाद हिप हॉप आया, मैं हाउस करता था, हिप हॉप करता नहीं था उस टाइम पे मैं। तो नया नया हिप हॉप आया, हिप हॉप के लोग जो दिल्ली के हिप हॉप हेड्स हैं, ठीक है, उन्होंने हिप हॉप जिन्होंने स्टार्ट करा उस तरीके से, जो हिप हॉप करते हैं, बैड रॉक हो गया, इनवोकर हो गया, सैंडी हो गया, और भी हैं लोग, ठीक है, जो करते थे उस टाइम 2011 12 13 की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे। तो बहुत कम था। अब तो लाइक दिल्ली में जब कहीं हिप हॉप डांस बैटल होती है तो 200 200 लोग आ जाते हैं। हाँ, 200 200 लोग आ जाते हैं, अब तो बहुत चेंज हो गया। सो नेक्स्ट थिंग इज, आपने जब डांसिंग स्टार्ट करी थी व्हेन यू वर अ बिगनर, उस टाइम से और अब तक कितना कुछ इवॉल्व हुआ है? तब सीन क्या होता था और अब क्या? इन माहौल का पूरा चेंज ही हो गया यार। अब तो तुम्हें देखा जाए तो सब काफ़ी कुछ चेंज हो गया। स्टाइल्स ही नहीं थे पहले, ऐसे ऐसे स्टाइल्स को जानना और ऐसे स्टाइल्स को पता करना, उनकी डिटेलिंग क्या है, उसके बारे में जानने के लिए आपको ट्रैवल ही करना पड़ता था इंडिया से बाहर, वो भी। तो ऐसा होता नहीं था। तब ये टाइम था कि हमारे आसपास की रेंज में ही जो हमें किसी से पता चलता था कि ओ अच्छा ये डांस स्टूडियो है, ये डांस स्कूल है, यहाँ डांस सिखाते हैं। तो वहीं जाके जो टीचर होता था, हम उस टीचर को ही बेस्ट मानते थे, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया होता था। अब चाहे उसे कितना आता है कितना नहीं आता है, ये उसको हमारे लिए वही टीचर बढ़िया होता था। तो उस टाइम पे जो आसपास डांस स्टूडियो है, जो टीचर सिखा रहे हैं, उन्हीं टीचर्स, वही टीचर्स जो बताते थे, वही बातें होती थी। तो बस वही है, यही पता चलता था। बट अब तो धीरे, जैसे ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें, मोबाइल फ़ोन आया, सारी चीज़ें नई नई, आपको पता ही है, जब स्क्रीन्स आ गई हाथ में, पता चलने लग गया, अच्छा ये डांस स्टाइल भी है, वो डांस स्टाइल भी है, ऐसे भी है। फिर नया नया यूट्यूब, 2010 9 10 में यूट्यूब आया, ठीक है, फेसबुक आया, फिर वहाँ पे वीडियोस बना के डालनी है, ये ट्रेंड शुरू हुआ। तो उससे तब भी मैं, जब नया नया शुरू हुआ था, तब भी आई वॉज लाइक, मैं बहुत तरीके से नहीं घुसा था सीखने के लिए। 2013 में, 12 13 में इन स्टाइल्स में घुसा, समझ रहे हो। तो तब तक फेसबुक यूट्यूब आ चुका था, बट उन पे कंटेंट बनाना शुरू हो गए लोग धीरे धीरे। फिर सब कुछ आपके सामने ही है उसके बाद तो, कि अब ये है कि लोग एक्चुअली में डांस सीखना उस तरीके से तो नहीं चाहते, वो इस ऊपर ऊपर से सीखना चाहते हैं। तो ट्रेनिंग हाँ, ऊपर ऊपर से सीखना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर यही है, इजी इजी कर दिया गया है। हाँ, बट एक्चुअली में अगर आपको टेस्ट लेना है तो फिर आपको थोड़ा-सा सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ, और मेरे हिसाब से ऐसा कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, उसे कोई ना कोई आर्ट फ़ॉर्म तो सीखनी चाहिए, और बढ़िया तरीके से। अगर वो म्यूज़िक सीखना चाहता है तो म्यूज़िक भी कुछ भी सीख सकता है वो, बट एक्चुअली बढ़िया टीचर से और बढ़िया तरीके से, ताकि वो आपको म्यूज़िक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीख रहे हो तो वो आपको सिखा पाए। डांसिंग भी आप सीख रहे हो तो आप कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल सीखो, अगर आपको डांस सीखना है तो। सिर्फ़ जस्ट डांस क्लासेस मत जॉइन कर लो। वो फिज़िकली ठीक है, थोड़ा फन मिलता है, सारी चीज़ें सही है, बट मेरा मानना ये है कि कहीं न आपके लाइफ़ में फिर एक थोड़ी ऐसी चीज़ भी रहती है कि यार अच्छा ये चीज़ है, मुझे इस चीज़ पे भी तो काम करना है। क्योंकि वो आपको आपकी पर्सनल, जो आपकी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा चलता है, उससे अलग करती है थोड़ा-सा। अलग होके आपको एक नई स्क्रिप्ट चालू होती है आपके लिए। तो जब हम किसी एक स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फिर थोड़ी-सी गड़बड़ें भी होने शुरू हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस अपनी बहुत ज़्यादा चलने वाली स्क्रिप्ट से बाहर निकल के हमें ऐसी स्क्रिप्ट में भी जाना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, जो जिसमें हम पूरी तरह इन्वॉल्व हो सकें। समझ रहे हो आप? पूरी तरह इन्वॉल्व हो सकें। अगर आप सीधा जाके 1 घंटा डांस करके आ जाते हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, वो भी सही है। मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। बट अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टाइल सीख रहे हो और फिर वो समझ रहे हो, फिर आपके लिए वो लाइफ़ टाइम तक के लिए है चीज़। वो फिर आप
फिर आपको उसकी वोकैबुलरी पे भी काम करना है, फिर आपको रिदम भी थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर आपको एसेंस भी समझना पड़ेगा, फिर आपको उस स्टाइल्स के बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी, फिर थोड़ा-सा उस स्टाइल के लोग कैसे रहते हैं उनको ऑब्ज़र्व भी करना पड़ेगा, उस स्टाइल का म्यूज़िक क्या है उस म्यूज़िक को भी सुनना पड़ेगा। थोड़ा-सा मौका लगा कभी हफ़्ते 10 दिन में तो ऐसी जगह ट्रैवल भी करना पड़ेगा कि हाँ भई, उस माहौल में जा सकूँ, उस वाइब में जा सकूँ मैं, ताकि आपको वो चीज़ मिले, वो स्टाइल मिले। समझ रहे हो? एक ये तरीका हो गया। ये थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग है और आपको ज़्यादा वो बनाता है। नॉलेजेबल। हाँ, क्योंकि ना जब आप अ, ऑथेंटिकली ट्रेन्ड होते हो, प्रॉपर्ली थोड़ा-सा स्किल वाइज़ ट्रेन्ड होते हो, तो आपके पास एक ऐसी पावर रहती है कि आप अ, अपने किसी भी तरीके के मूड से बाहर निकल सकते हो। समझ रहे हो आप? मगर वो स्किल वाली पावर अगर नहीं है, उस तरीके से नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मान लो आप डांस क्लासेस जॉइन कर रहे हो सिर्फ़ और आपने काला चश्मा पे डांस सीखा है, ठीक है? और तुम्हारा कोई कोई भी दूसरा गाना ले लो, कोई गाना बोलियो। बैंग बैंग बैंग। बैंग बैंग, बैंग बैंग, ठीक है? काला चश्मा पे गाना डांस सीखा और बैंग बैंग पे सीखा है। अब इधर से आज आपका 5,000 का नुकसान हो गया। आप एकदम से अपना मूड अच्छा करने के लिए बैंग बैंग चला के डांस करके मूड तो अच्छा नहीं कर पाओगे ना। मगर 5,000 का नुकसान हो गया है आपका, तो आप थोड़ा-सा शांत रह के नॉर्मल अपना म्यूज़िक प्ले करके आप म्यूज़िक से कनेक्ट होगे जैसे ही आपका दूसरी दूसरी स्क्रिप्ट जो है वो आपकी चलने लगेगी। समझ रहे हो? आपकी चलने लगेगी क्योंकि आपने ऑथेंटिकली सीखा है, आपको पता है ग्रूव की इम्पोर्टेंस क्या है, म्यूज़िक के साथ कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन बनता है, फिर वो फीलिंग्स शुरू होती है, डिफरेंट सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। समझ रहे हो? फिर आप अपनी उस 5,000 लॉस वाली स्क्रिप्ट से थोड़ा-सा बाहर निकलते हो। फिर आप 20 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट बिताते हो। आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, आपका दिमाग फिर आपको याद दिलाता है कि वो यार वेव भी तो करता है तू। फिर आपको आप वेव्स करने लगते हो। आप कहीं से कहीं चले जाते हो, कहीं से कहीं। फिर आप आधे पौने घंटे, 1 घंटे बाद बाहर आते हो। फिर आपको एकदम से याद आता है अरे यार मैं तो उस लॉस में था। मगर चल ठीक है यार, क्यों हुआ? कैसे हुआ? अच्छा ये इस तरीके से तो ये डिफरेंस है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? कि एक पर्टिकुलर स्टाइल को लेके अच्छे से 2-4 साल दे के, 5 साल दे के सीखना, 2 साल, 4 साल दे के और एक नॉर्मली जस्ट टू हैव फन डांस क्लासेस में जाके नए-नए ट्रेंडी सॉन्ग्स पे डांस सीखना और मज़े करना। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। वो अपनी जगह बहुत सही है, वो अपनी जगह बहुत सही है। वही अगेन आपको क्या चाहिए? आपको क्या आपके लिए बस 1 घंटा गए मज़े करे, ओ भाई मज़े आ गए ठीक है सही है। सही है दैट्स गुड फॉर यू वो बढ़िया है, कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है उसके अंदर। मगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ लाइफ़ में ऐसा होना ऐसी ऐसा चीज़ होना चाहिए कि यार जैसे मैं गिटार मुझे अच्छा लगता है तो मैं गिटार बजाता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम कुछ है तो मैं चल गिटार पे बैठ गया। 5-10 मिनट बाद मैं गिटार से कनेक्ट हो गया। मैं काला चश्मा नहीं प्ले करके आप डांस करके वो उससे बाहर निकल सकते। तो टू चेंज द स्क्रिप्ट आल्सो एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म आपको हेल्प करती है। तो सर, जब हमने शुरू किया अंटिल टुडे, स्टाइल्स तब क्या चलते थे और कैसे-कैसे चेंज होता गया ट्रेंड स्टाइल्स का? स्टाइल्स देखो तब भी चलते थे बट स्टाइल्स तब हमारी आँखों के सामने नहीं थे। समझ रहे हो? हमारी आँखों के सामने नहीं थे। मतलब इंडिया से मैं बाहर थे। पर्टिकुलरली यहाँ की बात कर। हाँ, यहाँ की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टाइल सिर्फ एक ही स्टाइल चलता था वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न स्टाइल में कुछ भी चलता था, ठीक है? और फ्री स्टाइल के नाम पे हमें यही पता होता था कि भैया फ्री स्टाइल का मतलब है कि मैं एक एक डांस रूटीन के अंदर कोई भी स्टाइल के मूवमेंट को यूज़ कर लूँ तो वो फ्री स्टाइल डांस हो गया मेरे लिए। ये पता होता था बस। क्योंकि कोई टीचर ही नहीं था उस तरीके से। बट हाँ, जब मैंने प्लैनेट्स जॉइन किया था 2003 में, तो वहाँ जाके मुझे जैज़ के बारे में मालूम चला था, कि जैज़ नाम की कोई चीज़ होती है, जैज़ डांस स्टाइल भी होता है ऐसे करके, वो मुझे जैज़ म्यूज़िक होता है, वो थोड़ा मुझे वहाँ जाके पता चला था बट मुझे उतना पसंद नहीं था। बट हमेशा से एक ये सवाल आता था दिमाग में कि यार क्योंकि मैं लोगों को देखता था, मैं रियलिटी शो के डांसर्स को देखता था, रियलिटी शो का बहुत डांस इंडिया डांस बहुत ज़्यादा समझ रहे हो? उस टाइम उससे पहले बूगी वूगी, तो मैं उन सारे डांसर्स को जब ऐसे देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इनमें ऐसा क्या है कि यार जो शायद मिसिंग है, जो ये इस लेवल पर हैं और अपन नहीं है। तो ये मिसिंग लगता था मुझे। आँखों के सामने डांस स्टाइल्स नहीं थे, सिखाने वाला भी कोई नहीं था उस तरीके से क्योंकि जो टीचर्स थे, उन टीचर्स को भी आजू-बाजू जो मेरे आस-पास टीचर थे दिल्ली में स्पेशली, नहीं था, बॉम्बे में होगा तो होगा, दिल्ली में नहीं था। 2003 की बात बता रहा हूँ मैं। तो वही सीखा हमने जो सीखने को मिला प्लैनेट्स में जो सीखने फिर धीरे-धीरे पता चला, साहिल सर की वजह से ही पता चला सबसे पहले तो कि ओह शिट! दिस इज़ हिप हॉप।
क्योंकि तब भी फ्री स्टाइल हिप हॉप आंखों के सामने नहीं आया था, तब तक सिर्फ हिप हॉप आया था। तो साहिल सर को ही देख के पता चला कि हिप हॉप इज दिस, क्योंकि उनका खुद का स्टाइल था। वो ब्रॉडवे डांस सेंटर जाके ट्रेन करके आए थे अपने आप को, समझ रहे हो? तो उनके पास वो नॉलेज थी, उन्होंने वो मेहनत की थी, तो उनका खुद का स्टाइल था। तो उनके स्टाइल्स के बड़े दीवाने हो गए थे हम। तो तब जाके हिप हॉप, अच्छा ये स्टाइल होता है, ये डगी होता है, ये तब जाके चीज़ें पता चली। और उसके बाद से फिर चीज़ें फैलती चली गई। फिर उन्हें पीएचएस कराया, दिल्ली का सीन चेंज होता चला गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के टीचर्स आने लगे। फिर आंखों के सामने पता चलने लग गया, अच्छा ये वैकिंग होती है, ये हाउस होता है, ये पॉपिंग होती है, ये हिप हॉप होता है, ये क्रम्प होता है। धीरे धीरे चीज, हर दिल्ली में हर डांस स्टाइल का सीन धीरे धीरे बढ़ा, समझ रहे हो? बट जब 2012-13 में जब पीएचएस हुआ था, तो तब दिल्ली में ना तो क्रम्पर्स थे पीएचएस और प्रोफेशनल हिप हॉप सेमेस्टर 3 महीने का डांस कोर्स करवाते थे साहिल सर, साहिल अनेजा। तो उस कोर्स में जब जो मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे दिल्ली में ना तो बहुत ज़्यादा वैकर्स थे, ना तो पॉपर्स थे बहुत ज़्यादा, ना तो फ्री स्टाइल हिप हॉप डांसर्स तो दिल्ली में उस टाइम पे बॉलीवुड नहीं थे। वेस्टर्न नहीं था। नहीं नहीं, वो था तो, बट वो फ्री स्टाइल हिप हॉप डांसर्स नहीं थे, फ्री स्टाइल डांसर्स थे। तो उसके बाद धीरे 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 दिल्ली में क्रम्प का सीन बढ़ने लगा, किसी ने क्रम्प का सीन बढ़ाया, फिर हिप हॉप का सीन बढ़ाया दिल्ली में लोगों ने, किसी ने, फिर धीरे धीरे हिप हॉप एड ऑन आने लग गया, फिर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मैं खुद बीच में से 1-1.5 साल सीन से डिस्कनेक्ट रहा। मैं खुद नहीं जाता था बैटल्स में इतना ज़्यादा, 1-1.5 साल मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि मैं हाउस करता था। और मुझे हिप हॉप करने का मेरा मेन मोटिव ही यही था कि यार मुझे ना बार बार जाना है, मेरे आसपास बहुत लोग होने चाहिए, मैं लोगों से मिलूँ तो वो मैं बात करूँ, मैं जाऊँ तो वही उसी स्टाइल का म्यूजिक चल रहा हो। तो इस तरीके से फिर चीज़ें होती चली गई। अब तो काफ़ी स्टाइल्स बदल गए। फर्स्ट यू लर्न हाउस और हिप हॉप। पहले मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था हिप हॉप कोरियोग्राफीज। तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँगा तो हिप हॉप ही पहले स्टार्ट किया, समझ लो। पर्टिकुलर डांस स्टाइल मैंने हाउस सीखना शुरू किया, बट हाउस मेरे को उस तरीके से कभी आया ही नहीं शुरू के 2-2.5 साल। ना तो कोई बताने वाला था उस तरीके से, समझ लो। बताने वाला भी था तो कोई मेरी शायद उस तरीके से उसने मुझे समझा, कोई मुझे समझा नहीं पाया उस तरीके से, या मैं समझ नहीं पाया, जो भी था। बट 2-2.5 साल में सिर्फ फाउंडेशंस करता रहा, फाउंडेशंस करता रहा। उसके बाद जब मैंने हिप हॉप सीखना शुरू किया, हिप हॉप की वजह से मुझे पता चला कि ओ शिट, दिस इज डांसिंग, दिस इज दिस, समझ लो। तो हिप हॉप की वजह से मेरा हाउस सुधरने लग गया, फिर मुझे हाउस करने में और ज़्यादा मज़ा आने लग गया, समझ रहे हो? और मेरे हाउस में मैं और ज़्यादा फ्री फ़ील करने लग गया, क्योंकि अब मेरे पास प्रॉपर डांसिंग है, एसेंस है, सिर्फ़ फुटवर्क्स नहीं है, समझ रहे हो? हाउस डांस स्टार्टिंग में सिर्फ़ फुटवर्क ही लगता है, बट एक्चुअली में वो फुटवर्क नहीं है, हाउस इज़ अपर बॉडी, समझ रहे हो? अपर बॉडी से बहुत ज़्यादा यूज़ है, अपर बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ऊपर से है, समझ रहे हो? फिर फुटवर्क का यूज़ है। तो सर अपनी साइंस सर के साथ जो आपकी जर्नी थी हिप हॉप की, वो कुछ शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में क्या, साहिल सर पीएचएस जॉइन किया, हम लोग फैन थे साहिल सर के, पूरी तरह स्टूडेंट थे उनके। उनकी क्लास होती थी, तो उनकी क्लास का वेट रहता था, और उनकी क्लास को किल करने का ड्रीम रहता था। ये होता था कि यार साहिल सर की क्लास पाड़नी है, साहिल सर की कोरियोग्राफी जो फाइनल 4 या 3 में आना ही है। पीएचएस होता था 3 महीने का, एक फर्स्ट मंथ वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ मंथ बनाते थे। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं भी फर्स्ट मंथ का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ मंथ बना था। उसके बाद फिर जर्नी चलती चली गई, चलती चली गई। तो ये कितने साल सीखा फिर आपने हिप साहिल सर के, साहिल सर ने 3 पीएचएस किए, 2-3 लेट फेट किए, मतलब कि 1.5-2 साल, 2 साल सीखा साहिल सर के पास। साहिल सर से बाडा से 2-2.5 साल सीखा बढ़िया से। हॉप? बाडा से ही, बाडा मैं तो ये बोलूँगा कि देयर आर मैनी फेमस डांस आर्टिस्ट इन इंडिया राइट नाउ, जो मेरे बैच के थे उस टाइम, 2013 के बैच के हैं, समझ रहे हो? 14 के बैच के हैं, बहुत सारे। विक्रम है, रोहित राज क्रम्प है, माजिम्बू है, समझ रहे हो? माजिम्बू मेरे बैच में उस टाइम का था। मनीष पॉप, वो मेरे बैच का था, समझ रहे हो? इवन पैरी शीतल शायद मेरे बाद के वाले बैच में थी, वो मेरे बैच की नहीं थी, उसने उसने भी पीएचएस किया था। तो पीएचएस से निकले हुए स्टूडेंट्स आर लाइक बहुत ज़्यादा वो है। कर रहे हैं। एंड हाउस आपने किससे सीखना शुरू किया और आगे आगे कुछ उसके बारे में? हाउस डांस जो सीखना मैंने शुरू किया, हाउस डांस बाडा से ही सीखना शुरू किया। और बाडा में राहुल करके जो सर थे, राहुल करके उनकी क्लासेस होती थी। उसके बाद अमन था, एक लड़का, अमन अमन गंभीर, समझ रहे हो? वो भी हाउस काफ़ी बेटर करता था, उससे भी थोड़ा बहुत सीखा। बट बताया ना, सिर्फ फुटवर्क्स थे, सिर्फ फुटवर्क्स थे। एक्चुअली हाउस मुझे पता चला
जो जो मुझे हिट हुआ वो मुझे हुआ मैं बिंगा देज आर्टिस्ट मैं बिंगा, मैंने उसकी क्लासेस करी। इंटरनेशनल आर्टिस्ट एक हायरो करके है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट करी, कापेला की क्लासेस करी, समझ रहे हो। तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट की क्लासेस जब करी मैंने, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मिसिंग था, ये मिसिंग था। मैं एल्विस से सीखा है मैंने, बट उतना ज्यादा नहीं, समझ रहे हो आप, उतना ज्यादा नहीं कि हाँ भाई एक टीचर आपको प्रॉपर पकड़ के सिखा रहा है कि हाँ भाई आप उस टीचर से प्रॉपरली सीख रहे हो, और वो टीचर आपको बता रहा है ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा सर मुझे इधर प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा किधर प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा तेरे को ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर, और ये चीज़ तू मिस कर रहा है, इस चीज़ को ठीक करेगा ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर हाँ आप समझ में आया, आप जो कह रहे हो सर, मैंने 1 महीना प्रैक्टिस किया, उसको देखना आप ठीक लग रहा है, हाँ अब हो रहा है ना, ये वाला नहीं था, समझ रहे हो आप? ये वाला नहीं था। ये वाला मुझे हिप हॉप में मिला जब मैं बैकरॉक से सीखना शुरू किया, ठीक है। फिर मैंने और भी टीचर्स की क्लासेस करी, मैंने इन्वोकर की क्लासेस करी, मैंने ऑलमोस्ट तनुज सर की क्लासेस करी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लासेस करी, समझ रहे हो आप। तो हिप हॉप सीखने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, इंटरनेशनल आर्टिस्ट की क्लासेस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो हाउस मुझे इंटरनेशनल क्लासेस, जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे उनकी क्लासेस करने के बाद काफ़ी अच्छा समझ में आया। और हिप हॉप फर्स्ट सबसे पहले बैडरॉक, फिर मैंने तनुज की क्लासेस करी बहुत सारी, समझ रहे हो। तो बैडरॉक और तनुज को मैं बोलूँगा कि हिप हॉप जो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, वो इन दोनों की वज़ह से मिला है। तो सर इंडियन आर्टिस्ट से आपने ट्रेन किया, इंटरनेशनल आर्टिस्ट से भी ट्रेन किया। तो डिफरेंस क्या था या टीचिंग मेथड में या किसी चीज़ में? मतलब नॉर्मली एक कुछ आप कहना चाहो? टीचिंग मेथड में डिफ़रेंस या किसी भी बात कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। टीचिंग मेथड में डिफ़रेंस ये है कि हमारा बिलीव उनके ऊपर ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो? हमारा बिलीव इंटरनेशनल आर्टिस्ट के ऊपर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो वहीं का ही है, वो फ़ेमस है और वो 2 दिन के लिए आ रहा है, समझ रहे हो आप? वो 2 दिन के लिए आ रहा है। बट एक्चुअली में आपको किसी इंडियन आर्टिस्ट से ही बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो इंडियन आर्टिस्ट बहुत सालों से कर रहा है और वो अपने आप को ट्रैवल भी करता है और वो सीखता भी रहता है, तो समझ रहे हो, जो इन द गेम है बहुत ज़्यादा, तो उस टीचर से आपको ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। हाँ, ज़्यादा समझ भी पाओगे। इंटरनेशनल साथ-साथ आपको क्लासेस इंटरनेशनल की वर्कशॉप्स करनी है, आप कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चले। बट एक्चुअली में बता कहीं न कहीं जाके वो भी वही चीज़ें होते हैं जो आपको इंडियन आर्टिस्ट से ही मिल जाएगी। अभी तो इंडिया में इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आपको, आप किसी एक इंडियन आर्टिस्ट को जो बिल्कुल बिगिनर है उसको तो इंटरनेशनल जाना ही नहीं चाहिए। जो बिगिनर है उसको तो 4-5 साल इंडियन आर्टिस्ट से सीखने चाहिए पहले। बीच-बीच में इंटरनेशनल आर्टिस्ट की वर्कशॉप करता रहे, टू हैव एन एक्सपीरियंस कि हाँ भाई यार मैंने इसकी वर्कशॉप की थी, मैंने इसकी वर्कशॉप की थी। बट उसकी वर्कशॉप में सीखा क्या? आया क्या? वही जो तेरे को सर सिखा रहे थे। बे समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। सो नाउ सर फेम इन द गेम के बारे में कुछ बताओ? फेम इन द गेम मेरा इवेंट है और उसको बैटल इवेंट मुझे इवेंट कराना ही था। मैं अंडरग्राउंड डांस बैटल्स करता हूँ, तो मुझे इवेंट कराना ही था। तो इसलिए मैंने फेम इन द गेम कराया और काफ़ी अच्छा गया वो इवेंट। उसके बाद फिर जैक एंड रॉक और फेम इन द गेम हुआ, ठीक है? वो भी काफ़ी अच्छा गया, इंटरनेशनल आर्टिस्ट बुलाया। तो फेम इन द गेम इट जस्ट अ डांस बैटल टू हैव अ फन। द हाउस डांस बैटल होती ही नहीं थी इतनी ज़्यादा, और अभी भी इतनी ज़्यादा हाउस डांस बैटल्स होती नहीं है। तो मैंने सोचा था कि यार कि हाउस डांस बैटल भी हो जाएगी, दिल्ली में काफ़ी टाइम से हो नहीं रही है, तो बट वो किसी एक नाम के साथ करानी थी और मुझे, तो वो फेम इन द गेम नाम निकल के आया, क्योंकि इस गेम में फेम तो है ही, तो इसलिए वो नाम भी वही है, फेम इन द गेम। उस बैटल गेम में फेम तो है, आप इंटरनेशनल बैटल जीतते हो तो आपको फेम मिलता है डायरेक्ट, समझ रहे हो? तो इस वजह से वो नाम रखा और वो बैटल बहुत अच्छी गई, दूसरा एडिशन भी बहुत अच्छा गया। अब तीसरा एडिशन देखो कब कराते हैं। बाकी उसके अलावा कैंप की क्लासेस आप करोगे तो उसमें आपको लर्निंग मिलती है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। सीखने को मिला था काफ़ी कुछ। सो एक बिगिनर को कैंप अटेम्प्ट करना चाहिए डायरेक्ट जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं करी या बहुत मिनिमल ट्रेनिंग करी है? एक बिगिनर को कैंप अटेंड करना चाहिए टू जस्ट हैव एन एक्सपीरियंस। ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं कि मैं वो कैंप करके फाड़ू बन जाऊंगा, समझ रहे हो आप? इन द एंड आपको एक साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्त टाइप 4-5 साल, और उन्हीं स्टाइल्स के इर्द गिर्द की सारी चीजें
उस उन्हीं स्टाइल्स के आसपास का म्यूजिक, उन्हीं स्टाइल्स के आसपास के डांसर्स के साथ थोड़ी बातचीत, उनको ही देखना, उनके साथ ही उठना बैठना, 4-5 साल तो ये देने चाहिए बिगिनर को। हाँ, कोई एक 10 दिन का कैंप हो रहा है, कोई 1 हफ्ते का कैंप हो रहा है, वो कैंप से आपको एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, एक पुश मिलता है, एक आपका भेजा वैसे भी खुलता है कि यार अच्छा अब फुल पावर लगे पड़े हैं हम लोग यार, हाँ, सुबह से लेके शाम तक 4-4 5-5 क्लासेस हैं लगातार, अभी इस टीचर की क्लास है, अभी इस टीचर की क्लास है, अभी इस टीचर, तो आप अपना मुँह से खून निकाल देने वाली मेहनत हो जाती है वो। उसका एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आप अपनी ट्रेनिंग को कैसे लेके चल रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप हिप हॉप और हाउस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा कैंप करने को मिल रहा है जिसमें आपको ये स्टाइल सीखने को ज़्यादा मिल रहा है, तो आप वो कैंप ज्वाइन करो। आप सिर्फ कोरियोग्राफी स्टाइल कर रहे हो, तो आपको किसी कैंप में कोरियोग्राफी टीचर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके वन ऑफ द फेवरेट्स कोरियोग्राफी टीचर्स मिल रहे हैं, तो आप उस कैंप में जाके ट्राई करो, समझ रहे हो। बट एज पर द अदर साइड, आप सिर्फ कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी करते रहोगे तो भी फंसोगे, और सिर्फ फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल करते रहोगे तब भी कहीं ना कहीं फंसोगे, समझ रहे हो। बट कि अगर सिर्फ फ्री स्टाइल करते रहोगे तो फिर भी आप जब कोरियोग्राफी करोगे तो आप कोरियोग्राफी बना लोगे। क्रिस्टल के साथ। हाँ, फ्री स्टाइल के साथ कोरियोग्राफी बना लोगे, मगर सिर्फ कोरियोग्राफी करोगे और वो ट्रेनिंग को बिल्कुल भी नहीं समझोगे कि अच्छा ये फाउंडेशंस होती हैं, ये वोकैबुलरी होती है, ये म्यूजिक होता है, ये कल्चर होता है, ये हिस्ट्री होती है, ये फीलिंग है इसकी, समझ रहे हो। तो वो समझना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा उसको, तो जाके टाइम लगता है, तो जाके चीजें आती हैं। तो बिगिनर को तो कैंप एज अ एक्सपीरियंस, हाँ भी मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है, मेरे को ये एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस करे। बट उसको पता होना चाहिए कि यार मेरे को ये स्टाइल करना है। कई लोगों को कैंप करके पता चलता है कि यार मेरे को ये स्टाइल्स करने हैं, जैसे हमें भी यही पता चला था, ठीक है, कि यार मुझे हिप हॉप हाउस करना है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं हाँ, ये मुझे करता ये हूँ। स्टाइल करना है। तो वो कैंप करने की वजह से कई बार पता चलता है, अलग लोग आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए होते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो भीड़ में आप 50-100 बच्चों के साथ खड़े होकर ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि हर एक डांसर की लाइफ में होता है और होना भी चाहिए, मगर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, समझ रहे हो। ग्रोथ की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि यार मेरी ग्रोथ सिर्फ कैंप्स में ही है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी ग्रोथ सिर्फ कैंप्स में नहीं है, कैंप्स की वजह से भी आपको आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिल मिल जाती है आपको। आपने 10 दिन का कैंप किया, आपने 30 क्लासेस करी, आपने 20 टीचरों से सीखा, आपने अपने कुछ नोट्स बनाए कि हाँ भाई इन टीचरों से मुझे क्या क्या सीखने को मिला, मेरे लिए ये ज़्यादा बढ़िया था, ये ज़्यादा बढ़िया नहीं था, मुझे ये ज़्यादा मज़ा आया करके, अच्छा मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छी कर पा रहा हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर स्टाइल सीखना चाहिए या नहीं सीखना, ये सब एनालिसिस आप कैसे कर पाओगे। ये सब एनालिसिस आप अपने आप के बारे में कैसे कर पाओगे कि हाँ यार मैं किस दिशा में जाऊं। तो ये आप इस तरीके के कैंप्स करके आपको आइडिया मिलता है, हाँ, आइडिया पता चलेगा। नहीं तो आप फिर समझ रहे हो, वो आप एक ही जगह के कहते हैं ना कि वो एक ही जगह का मेंढक क्या हो, हाँ एक ही वो उसी वहीं के मेंढक बन के रह जाओगे, क्योंकि आपने एक्सप्लोर नहीं किया ना, आपने सीखा नहीं, आपने जाना नहीं, आपने आपने अपनी ट्रेनिंग को पकड़ के रखना है, और ये चीजें एक्सपीरियंस करते जाना है सही बात। अपनी अपनी नीड के हिसाब से। मान लो आपने कैंप करा, अभी 10 दिन आपने लगातार फुल पावर ट्रेनिंग करी, ठीक है, अब आपकी पर्सनल ट्रेनिंग भी चल रही है, आप अलग से ट्रेनिंग भी कर रहे हो, ठीक है, तो अब 10 दिन में आपने जो जो सीखा है वो आपकी अब अगले 6 महीने ट्रेनिंग में उनमें से क्या क्या इस्तेमाल करके आप अपने डांस में लेके आ पा रहे हो, और लेके आ पा रहे हो तो किस लेवल पर लेकर आ पा रहे हो, और उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो, समझ रहे हो। ये होना चाहिए। अभी अभी आपने 10 दिन का ये कैंप किया, 1 हफ्ते का ब्रेक लिया, फिर 10 दिन का ये कैंप कर लिया, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लिया, फिर वो ठीक है आपकी ट्रेनिंग हो रही है, मगर एक्चुअली में वो कौन सा रिजल्ट है जो आप सोच के बैठे हो अपने माइंड में, उस रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या इनपुट्स मिल रही हैं आपको, क्या चीजें मिल रही हैं, समझ रहे हो। जैसे मुझे हाउस और हिप हॉप सीखना है, मैंने कोई कैंप कर लिया जिसमें जैसे जैक एंड रॉक में हाउस और हिप हॉप काफी ज्यादा होता है, समझ रहे हो। तो मैंने ऐसा कैंप कर लिया, तो उस कैंप में मुझे हाउस के बहुत सारे टीचर्स मिले, मैंने हाउस के बहुत सारे टीचरों से सीखा, मैंने क्योंकि मेरे को करना हाउस और हिप हॉप है, तो मुझे हाउस के बहुत सारे टीचरों से बहुत सारी चीजें मिली, हिप हॉप के टीचरों से बहुत सारी चीजें हिप हॉप की मिली, बट मुझे आ थोड़ी ना गई, और ना ही मेरे सारे काम आएंगी। मेरे काम क्या आएंगी, उनमें से जो मैं ट्रेनिंग करके प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, एक्चुअली में तो वही काम आएंगी ना। हाँ, बाकी आप यू कैन कीप एज अ मटेरियल कि हाँ मेरे पास एक ये चीज़ भी है, इसको मैं अगले 6 महीने बाद अटेम्प्ट करूंगा, या अगले वो एक अलग चीज़ है। बट इस हिसाब से बिजनेस का तो मेरे हिसाब से
उसको एक टीचर को पकड़ना चाहिए, उस टीचर से बस लगे रहना चाहिए। इसका एक मेंटोर होना बड़ा ज़रूरी है उसका मेरे हिसाब से। एटलीस्ट शुरू के 4-5 साल तो मेंटोर होना चाहिए। और बाकी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करे, सीखे, कैंप्स करना है वो कैंप करना है उसको कैंप करे, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगेन फिर से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा था? जहाँ से आपको लगा कि हाँ, यहाँ से मेरे को मज़े आ रहे हैं करने में? बेस्ट पार्ट यही रहा मेरे लिए कि मैंने पीएचएस जॉइन किया था। ये मेरे लिए पीएचएस जॉइन किया मेरे लिए ये बेस्ट पार्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं वो जॉइन अगर नहीं करता, साहिल सर से मैं नहीं मिलता, अगर मैं पीएचएस जॉइन नहीं करता, तो मुझे इस तरीके के डांस स्टाइल्स के बारे में नॉलेज मिलने में काफ़ी टाइम लगता और दूसरे तरीके से कहीं और से पता चलती, या मैं उस टाइम पे जिस बैच में मैं था, उस बैच के लोगों को मैं एक्सपीरियंस करके और सीख के आगे फाड़ते हुए देखता और फिर पता चलता मुझे, और मैं फिर जाता, थोड़ा लेट हो सकता था मैं। बट सही ये टाइम बेस्ट पार्ट रहा कि हाँ, मैं उस टाइम पे मुझे इस तरीके की ट्रेनिंग मिली और मैं ये दिशा दिखी मुझे और मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता चला गया, मुझे टीचर्स मिलते चले गए और मैं सीखता चला गया। सो नाउ सर, कमिंग टू टीचिंग स्टाइल, कोई आपसे सीखने आता है, नो मैटर बिगिनर और एडवांस, आप पहले ऑब्जर्व करते हो या आपने कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टीचिंग स्टार्ट करते हो, उसको ट्रेनिंग देना? ये डिपेंड करता है कि क्लास कौन-सी है। अगर मैं नॉर्मल एक डांस क्लास ले रहा हूँ और उस डांस क्लास के अंदर मेरे पास मान लो 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे हो? तो वो 10 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ़ डांस क्लास करने आए हैं, तो मैं सिर्फ़ डांस क्लास लूँगा। डांस क्लास मीन्स आई जस्ट गिव देम फन, उनको सिर्फ़ मैं फन कराऊँगा कि वो डांस क्लास करने आए हैं। एक है पर्टिकुलर स्टाइल की क्लास हो रही है, कि अगर मैं हाउस की क्लास ले रहा हूँ, तो फिर मैं हाउस की क्लास भी है तो बिगिनर क्लास है, ये कौन-सी क्लास है, ये कौन-सी क्लास नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर मैं बिगिनर क्लास ले रहा हूँ, डिपेंड ऑन द क्लास, कि अगर मैं बिगिनर क्लास ले रहा हूँ, तो मैं बिगिनर वाली चीज़ें कराऊँगा। अब उसमें जो नीड है, जो ज़रूरत है बिगिनर क्लास के लिए, ठीक है? मैं वही चीज़ें कराऊँगा जो बिगिनर क्लास में बिगिनर्स को ज़रूरत होती। अब कोई वो वो चीज़ है, वो चीज़ फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टफ हो जा रही है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आपको बाउंस करना है, तो बाउंस करना है। बाउंस अगर आपको टाइमिंग पे करना है, तो टाइमिंग पे करना है। अगर आपको टाइम बाउंस के साथ आप म्यूज़िक के साथ बाउंस की टाइमिंग नहीं मैच कर पा रहे, तो ये आप लैग कर रहे हो एक सबसे पहली चीज़ पे। तो उसके लिए आपको चाहे किसी बिगिनर को 10 दिन लगे उस चीज़ को अटेम्प्ट करने में, अचीव करने में, चाहे किसी को 6 महीने लगे या किसी को 2 दिन लगे या कोई पहली क्लास में ही कर ले। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो मेरा ये रहता है, अगर बाकी नॉर्मल डांस क्लास है तो लेट्स डांस। डांस में 10 बच्चे, उनकी शक्लें मुझे शक्लें देख के पता चल जाता है। स्टार्टिंग में जब हम वार्म अप कर रहे होते हैं तो म्यूज़िक लगा के जब हम ग्रूव करते हैं, तो वो ग्रूव करके शक्लें देख के पता चल जाता है कि इनको क्या कराना है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ सर, आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेन करने, तो कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं उनके पहले से डांस के बारे में आज के टाइम में? मिसकंसेप्शंस तो होते हैं ऑब्वियसली, हमेशा कुछ कॉमन निकलते हैं जो कॉमन ये निकलते हैं कि मोस्टली तो लोगों को फ्री स्टाइल नहीं समझ में आता। समझ रहे हो? मोस्टली लोगों को फ्री स्टाइल जल्दी से समझ में नहीं आता। जो वो कर रहे होते हैं वो उनको उसमें लैक होता है, क्योंकि ना मोस्टली जो है वो माइंड से ट्रेन्ड नहीं होते। जो वो कर रहे होते हैं उनको उनकी वैल्यू नहीं, उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती है। जो वो चीज़ करना चाहते हैं, वो भी वो समझने में थोड़ा-सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस तरीके से उनको समझना होता है। उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। उनको लगता है कि यार जल्दी से वो समझ में आ जाए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, तो हम करने लग जाएँ और ये जादू हो जाए। यही रहता है बस। तो वो मिसकंसेप्शन है सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादातर लोगों को होता है, कि अगर किसी चीज़ को 2 साल लगने हैं, तो हो सकता है तुम्हें शायद 1 साल तो लगेगा ही, 8 महीने तो लगेंगे ही। ये तो नहीं है कि 2 महीने में हो जाएगा, ये चीज़ है। बट डांसिंग फिज़िकली है, समझ रहे हो आप, एक तरीके से कि अब आप कर रहे हो तो आप दिख रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो आप नहीं दिख रहे। एक होता है कि जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, फुल पावर सीख रहा है, ठीक है? वो जल्दी कर लेगा। जो एक इंसान है वो प्रैक्टिस कर रहा है हफ्ते में 1 बार 1 घंटा, उसको 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, हो सकता है शायद 10 साल भी लग जाए। जो रोज़ 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जल्दी आएगा। जो अपने दिमाग के साथ और बॉडी के साथ बिल्कुल ठीक सही तरीके से चल रहा है, अपनी ट्रेनिंग में, उसको और जल्दी आएगा।
तो ये डिपेंड करता है। यही मिसकंसेप्शंस होते हैं, ज़्यादातर लोग यही परेशान होते हैं कि यार जो वो करना चाहते हैं वो जल्दी करना चाहते हैं, और वो जल्दी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो जल्दी करने के बाद जो उनको मिलेगा उसे उन्हें वो जल्दी से चाहिए। उस चीज़ को टाइम देने से थोड़ा वो करते हैं कि नहीं यार जल्दी आ जाए, हाँ, जल्दी से नहीं आता है, बस ये है। टाइम देना पड़ता है। Next thing is now you are 40 plus. तो how you maintain your energy या अपनी ट्रेनिंग एंड फिजिकल वर्कआउट, कुछ उसके बारे में बताओ। See, मैं कनेक्टेड रहता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ और कनेक्टेड रहता हूँ। तो बस कंसिस्टेंट रहना होता है और कनेक्टेड रहना होता है। और ट्रूली मतलब क्या है ना कि ट्रू टू योरसेल्फ, हम कहते हैं ना ट्रू टू योरसेल्फ। तो मैं ट्रू टू योर माई सेल्फ हूँ। मैं अपनी डांसिंग से कनेक्ट रहता हूँ, ठीक है? और कंसिस्टेंट हूँ। मैं ज़्यादा से पहले ये था कि अभी और भी काम करने होते हैं, तो पहले ये था कि पहले रोज़ 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अब ये हो गया है कि हफ्ते में 4 दिन 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे। मगर ये है कि अब हफ्ते में वो 3 घंटे देना मीन्स कि मेरा माइंड प्रॉपर 3 घंटे वही है, बॉडी प्रॉपर 3 घंटे वही है। मुझे पता है मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस 3 घंटे में, और क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और क्या होगा ये प्रैक्टिस करने के बाद, और कितने टाइम में हो जाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो 3 घंटे में मेरे पास ये अवेयरनेस है। समझ रहे हो? कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और क्या होगा ये करने से। ये मेरे पास पूरी अवेयरनेस है। तो वो अभी आज से पहले उस टाइम पे वो 8 घंटे, और आज के हफ्ते में 2-2 3-3 घंटे देना। हफ्ते में 4 दिन अगर मैंने 2-2 3-3 घंटे दिए, तो ये ज़्यादा पावरफुल है अब। अब हाँ, एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। हाँ। और बाकी ट्रेनिंग के अलावा आई डू मेडिटेशन, आई डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। सराउंडिंग ऐसी, दोस्त ऐसे आसपास आपके होने चाहिए जो आपसे मिले तो इन चीज़ों की बातें करें। आज सिर्फ इधर उधर की बातें ना करें, बॉडी लैंग्वेज की बातें करें, रूटीन समझ रहे हो कि क्या कैसे एक्सरसाइजेस चल रही हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हो, किन चीज़ों पे ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसे दोस्त भी होने चाहिए कि यार अभी आजकल मैं ना हैंड्स पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, अच्छा कि वो हैंड्स के लिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो इस तरीके की मतलब कि समझ रहे हो, इस डांस की कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। तो डू यू बिलीव कि एक मिसकंसेप्शन है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद यू कांट डांस, या लोग छोड़ देते हैं? ये तो सच है कि एक टाइम के बाद बॉडी से डांस नहीं होएगा, समझ रहे हो? बट ये है कि हाउ लॉन्ग यू कैन मेंटेन, आप कब तक मेंटेन रख सकते हो, वो भी डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है? आप कनेक्टेड और कंसिस्टेंट हो के नहीं हो। आप अभी से लेके हमेशा, मैं पिछले 15 साल से अगर मैंने 10-11 साल 12 साल पहले मैंने ये स्टाइल सीखने शुरू करे थे, तो मैं तब से लेके अभी तक कनेक्टेड ही हूँ। मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। मैं स्कूल में जब जॉब करता था, जब मैं स्कूल में जाता था, तो मैं स्कूल में जाके मुझे 8 पीरियड लेने हैं, तो उन 8 पीरियडों में मुझे 8 क्लासेस को क्या प्रैक्टिस कराना है, कि वो भी मेरे दिमाग में पहले रहता था। मुझे मुझे खुद प्रैक्टिस करना होता था, तो मैं वही स्टूडेंट्स को बताता था, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स भी बिगिनर्स ही होते हैं स्कूल्स के ऑलरेडी। समझ रहे हो? जब मैं अपने बिगिनर लेवल पे था, तो मैं 8-8 घंटे स्कूल में फाउंडेशन चल रही है। खुद के प्रैक्टिस के साथ बच्चों की भी प्रैक्टिस, ये अच्छा है। तो ये चीज़ है। तो मिसकंसेप्शन, ये मैं बोलूँगा कि यार ये मिसकंसेप्शन अगर है उनमें, तो वो उनमें है मिसकंसेप्शन, जो इस मिसकंसेप्शन की वजह से कंसिस्टेंट और कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं। समझ रहे हो? आपके दिमाग में ये थॉट है कि यार एक टाइम के बाद तो डांस होना ही नहीं है। हाँ, डांसिंग के अलावा यू मस्ट हैव डिफरेंट इनकम सोर्स भी होना चाहिए आपका। आप अपना स्टूडियो चला रहे हो, या आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप सिखा रहे हो, आप कॉलेज में सिखा रहे हो, आप वर्कशॉप्स दे रहे हो, ठीक है? आप डिफरेंट डिफरेंट वो भी होना चाहिए बहुत ज़्यादा। बट उसके अलावा एक आप अपने आप से, क्या आप अपनी ट्रेनिंग से करें, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल में तो मुझे कुछ और सिखाना है। बट अब मैं घर आके अपनी ट्रेनिंग से कनेक्टेड, मैं घर आके स्कूल से आके मैं थक गया यार, 6 घंटे के बाद तेल निकल गया, हो गया, स्कूल में ट्रेनिंग कर ली बस। क्या आप ऐसे हो, या घर आने के बाद बिल्कुल हाँ, स्कूल खत्म, खाना वाना रेस्ट, चलो ठीक है, 3 बजे फ्री, और 4 बजे फिर आज करना है, 4 बजे मुझे अपनी इन 4 फाउंडेशन, 4 से 5 में इन 5 फाउंडेशंस पे काम करूंगा। फिर आप कनेक्टेड हो गए अपनी ट्रेनिंग से, कंसिस्टेंट भी हो गए। क्या आप ऐसे हो, या फिर आप वैसे हो कि यार स्कूल में जो हो गया वो हो गया? तो कनेक्टेड और कंसिस्टेंट रहना बड़ा जरूरी है। एंड एक डांसर के लिए वर्कआउट में क्या ज़रूरी होना चाहिए कि लिफ्टिंग,
या फिजिकल वर्कआउट, फंक्शनल ट्रेनिंग, कुछ उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहते फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और फिजिकल ट्रेनिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। समझ आपका, यू कैन वर्कआउट एट योर होम ऑल्सो। मैं जिम नहीं जाता, मैं अपने घर पे करता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप, वही ना, कि आप बॉडी से कितना कनेक्टेड हो, कि आपको घर पे आप कर पाते हो एक्सरसाइज, या आपको जिम में जाके मजा आ रहा है, आपको जो कोच बता रहा है वो कर, तो हाँ, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। हैं? नेसेसरी नहीं है कि जिम में ही जाना है। हाँ, नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी मेरे हिसाब से तो नेसेसरी नहीं है। हाँ, अब मेरे को जिम जाना है, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे जिम जाके करना है, क्योंकि मुझे वैसी फिजिक बनानी है, तो जिम जाओ। जिम जाके आपको मजे आएंगे, कभी आप फुल पाओ जिम जाके, तो और आपके पास वेट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो और ज्यादा लेवल नेक्स्ट हो गया। बट एज पर द अदर साइड, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना, क्योंकि करना तो आपको डांस है, तो आप डांसर की तरह सोचोगे, तो डांसर वाली बॉडी होनी चाहिए, इन द सेंस की फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान दे, बहुत ज्यादा ध्यान दे के रखना है। समझो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं खराब होनी चाहिए। आप स्ट्रेचिंग कर, आपको स्ट्रेचिंग की नॉलेज है, आपको पता है कि मैं नेक कितना मोड़ूंगा तो कहाँ स्ट्रेच हो रहेगा, वहाँ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज को आनी चाहिए आपको, आपकी ब्रीथ प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। मेडिटेशन भी आपको आनी चाहिए, इस योगा करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। बियॉन्ड प्रोफेशनल डांस आपके लिए क्या है? बियॉन्ड प्रोफेशन डांस ग्रोथ है, ग्रोथ इन योर पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट कितने इयर्स आपको लगता है यू आर स्टिल? मैं मैं तो, मतलब कि आई थिंक, मुझे लगता है शायद, क्या इस बार में क्या ही हूँ, मैं तो करते रहूँगा टिल डेथ, करता रहूँगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी जब तक साथ देगी तब तक मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि बाहर के डांसर्स ऐसे हैं, वो 80-80 साल के, 90, हाँ, वो हो सकता है कि मैं अब नीचे जाके ऐसे घूम नहीं पाऊँ, क्योंकि बॉडी वैसी हो गई है, बट एसेंस, फिर आप वही ना, जितने पुराने होते चले जाते हो आप, आपकी बॉडी मूवमेंट शायद उतनी पावरफुल और उतनी बड़ी बड़ी शायद ना रहे, मगर आपका जो एसेंस है ना, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि कोई आपके सामने कुछ भी कर देना, तो वो, क्योंकि आपके उस एसेंस के साथ आपकी एज बढ़ गई ना, आप उस कंसिस्टेंट एंड कनेक्टेड, समझ रहे हो। अब आज मुझे जो वेव करते हुए फील होता है, समझ रहे हो, जो मैं म्यूजिक को फील करता हूँ, अपने आप को टच करके जो मैं फील कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो, तो वो मैं म्यूजिक की वजह से कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो, और मेरी ट्रेनिंग की वजह से कर पा रहा हूँ। तो वो जो कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस तो करता ही हूँ। प्रैक्टिस के प्रोसेस में लगे पड़े हो तो वो जो ऑटोमेटिक मेरे ग्रूव तो और ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे ना। अभी मैं जो ग्रूव करता हूँ, जितना मुझे मजा आता है, आज से 4 साल बाद मैं जब वही ग्रूव कर रहा हूँ और म्यूजिक पे मुझे जो मजा आ रहा होगा, तो वो एक एनर्जी क्रिएट होगी, तो वो एनर्जी जो क्रिएट होती है, वो सामने वाले को महसूस होने लग जाती है। पता लग जाता है। और वही एसेंस है, तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट आप क्या सीखने का एम कर रहे हो? कौन सा स्टाइल या कौन सी टेक्निक? स्टाइल, अभी तो मैं प्रॉपर तरीके से हिप हॉप में ही हूँ, और हिप हॉप को ही ग्रो करना है मुझे, बट अभी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, हैंड स्टाइल्स पे और ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हैंड स्टाइल बहुत पसंद है। मैं हैंड स्टाइल्स पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, टटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वेविंग और टटिंग मुझे बहुत पसंद है, समझ रहे हो, उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। और फुटवर्क्स नए नए मुझे दिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, हम बैटल्स में जाते हैं तो मुझे कुछ लाइट फिट्स के फुटवर्क मिलते हैं, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, अपने खुद कुछ वेरिएशंस बन जाते हैं कभी, तो वो अभी तो इट्स लाइक कि कहीं से कुछ भी दिखे तो वो मैं अपने स्टाइल में ऐड ऑन कर सकता हूँ। ये वाली वो आ गई है, समझ लो, अभी अप्रोचेस पे ज़्यादा काम है, अप्रोचेस पे ज़्यादा काम है, कि जैसे अगर मैं, मुझे 10-15 मिनट नाचना है, तो मैं अगर 15 मिनट, क्या मैं 15 मिनट सिर्फ हैंड्स के साथ ही नाच पा रहा हूँ या नहीं नाच पा रहा, ग्रूव को मेंटेन रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा, जो मैंने नई वोकैबुलरी सीखी है उसको मैं उस तरीके से ऐड कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ है। तो अभी तो अप्रोचेस मेरे लिए नई चीज़ है, जो मैं नई चीज़ें कर रहा हूँ वो अप्रोचेस है। एंड नेक्स्ट 10 या नेक्स्ट 20 इयर्स का कोई बड़ा टारगेट जो अचीव कर? नेक्स्ट 10 और नेक्स्ट 20 ईयर्स का बड़ा टारगेट ये है कि इंडिया को ही रिप्रेजेंट करके आना है बाहर। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं इंडिया से बाहर जाऊँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करके आऊँ, और अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करके आऊँ, हम भी आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। हाँ, कि हमारी इंडिया बेस्ट को, विशेस। कि मुझे इंडिया के बाहर से भी लोग, इंडिया के बाहर के डांसर्स भी मुझे मेरे डांस की वजह से जाने, कि अच्छा, ओ, रोहित भारद्वाज फ्रॉम इंडिया, समझ, तो वो एक इच्छा है मेरी। फाइनेंशियली सब कुछ ठीक रहा तो वो ज़रूर करूँगा मैं। एंड अपकमिंग डांसर्स के लिए कोई एडवाइस आपकी तरफ से? अपकमिंग डांसर्स के लिए मेरे पास देखो यही एडवाइस है, अगर एडवाइस मैं देना चाहूँ तो ये है कि
भाई ट्रेनिंग ऑथेंटिकली भी ट्रेंड करो, चीज़ों को समझो और मेंटली बहुत ज़्यादा सीखो। दिमाग को कैसे ट्यून करके रखना है और दिमाग को कैसे ठीक रखना है अपनी डांसिंग जर्नी को लेके, वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डांसर्स के लिए अभी जो अपकमिंग डांसर्स हैं, जो नए आ रहे हैं जितने भी, उनके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन्हें डांस करना है तो डांस में कुछ अपनी जर्नी बनानी है, अपनी अपनी लाइफ बनानी है, या कुछ डांस में और आगे जाना है, या चाहे रियलिटी शो हो, चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे अंडरग्राउंड डांस बैटल्स हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, अगर उन्हें डांस में आगे जाना है, तो उनको ऑथेंटिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? उन्हें ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि हाँ यार, मुझे कौन-सा स्टाइल करना चाहिए। किस स्टाइल को मैं अपने पहले 3-4 साल दूँ। समझ रहे हो? और अब तो खैर बहुत जल्दी होता है, पहले चीज़ें नहीं थी, पहले लेट पता चलता था। जो काम 4 साल में होता था पहले, वो अब काम मान लो आपका 2 साल में हो जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें पहले पता चल गई ना। और मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं शुरू के 2 ढाई साल तो सिर्फ़ फाउंडेशंस ही करता रहा, फुटवर्क ही करता रहा था। 2 ढाई साल, अब तो 2 ढाई साल में क्या आपको पहले टाइम में पता चल जाता है कि ग्रूव्स की क्या इम्पोर्टेंट है, और अच्छा हाउस नीचे से नहीं ऊपर से ज़्यादा है, ऊपर से है पहले, फीलिंग्स पहले हैं, फिर फुटवर्क्स ऐसे ऐड होते हैं, और फुटवर्क्स ऐड होते हैं, ग्रूव नहीं मिस होता है कहीं भी। आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइक कोई पर्टिकुलर जो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के किसी अच्छे रियलिटी शो या किसी कंपटीशन में compete कर पाए या उस लायक हो पाए, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जिसको कोई नॉलेज नहीं है अभी? ये एक अच्छे टीचर्स से सीखना चाहिए उसको। उसको डांस ट्रेनिंग में प्रॉपर उसके पेरेंट्स को जॉइन कराना चाहिए। उस तरीके से स्टूडियो जॉइन कराना चाहिए, अगर कोई अच्छा स्टूडियो जहाँ उसको अच्छे ट्रेनर मिल रहे हैं, जहाँ उसको सीखने को मिल रहा है, और हार्डकोर ट्रेनिंग भी करानी चाहिए। अपने बच्चों को हार्डकोर ट्रेनिंग से पीछे मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल लैंग्वेज में हार्डकोर ट्रेनिंग उनको कैसे समझाओगे आप? उनको हार्डकोर ट्रेनिंग इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर स्टाइल भी सीखे बच्चा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब पर्टिकुलर एक स्टाइल सीखने में घुसते हो, तब आपको वैल्यू समझ में आती है कुछ ही टाइम पीरियड में, कि मैं जो सीख रहा हूँ उस चीज़ की क्या वैल्यू है, उस चीज़ की क्या रिस्पेक्ट है। समझ रहे हो आप? अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को डालते हैं, बट उन्हें जल्दी से रिजल्ट चाहिए होता है, तो अगेन जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने दूसरे बच्चों को देखा होता है फाड़ते हुए। उनके बच्चे शायद नेचुरली ऐसे हैं, या उनके बच्चे की कोई कैसे कर पाता है, कोई कैसे कर पाता है। आपको अपने बच्चे को अगर डांस ट्रेनिंग में डालना है, और वो डांस ट्रेनिंग करना चाहता है, तो किसी अच्छे स्टूडियो में डालो। और अगर आप उसको और आगे लेके जाना चाहते हो, रियलिटी शो में देखना चाहते हो, मूवीज़ में देखना चाहते हो, और कॉम्पिटिशन्स जीतते हुए देखना चाहते हो, तो आप ये सोचो ना कि कॉम्पिटिशन्स जितवाना चाहते हो तो कहाँ जितवाना चाहते हो? इसी दुनिया में ही तो जितवाना चाहते हो। इंडिया में रहते हो तो पहले इंडिया में ही जितवाना चाहते हो। रियलिटी शो में कौन से में भेजना चाहते हो? इंडिया में हो तो पहले इंडिया के रियलिटी शो में भेजोगे ना। तो इंडिया के रियलिटी शो आप पहले देखे हैं आपने? देखे भी तो होंगे, पेरेंट्स को देखने होते हैं। तो देख के आपको रियलिटी शो का लेवल दिख गया। अब वो उस बच्चे का वैसे लेवल कैसे हो गया? अपने आप तो हो नहीं गया, उस बच्चे ने ट्रेनिंग करी है। उस बच्चे ने प्रॉपर चीज़ों की भी ट्रेनिंग करी है। उस बच्चे ने ग्रूव्स भी सीखे हैं, उस बच्चे ने स्टंट्स भी सीखे हैं, उस बच्चे ने कोरियोग्राफी की भी क्लासेस करी हैं, उस बच्चे ने कैंप्स भी किए हुए हैं। वो बच्चा अभी भी लगा हुआ है, अपने उसके पेरेंट्स अभी भी लगे हुए हैं उसके साथ, तो जाके हो पा रहा है। उस पर्टिकुलर कैंप्स या कोई डांस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इन द एंड कि कौन से स्टाइल से शुरू करवाना चाहिए उसको? आप क्या रिकमेंड? सी डांस कैंप तो देखो, मैं अभी स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर डांस कैंप का नाम नहीं लूँगा, ठीक है? देयर आर अप टू यू, आपके ऊपर, आप कोई भी कैंप कर सकते हो जाके, आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपकी नॉलेज, ठीक है? मैं ऐसे कोई सजेस्ट नहीं करूँगा स्पेसिफिकली। सारे डांस कैंप्स जो हैं वो मोस्टली अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अच्छा ही कराएँ, समझ रहे? तो इसलिए नो कंपैरिज़न। बट दूसरा ये है कि किसी अच्छी अच्छी जगह आप अपने बच्चे को डालो, कोई अच्छा स्टूडियो जॉइन कराओ, अपने बच्चे की ग्रोथ चेक करो स्टार्टिंग के 6 महीने में, कि आपका बच्चा जहाँ जा रहा है, वहाँ पे उसको सबसे पहले क्या-क्या सीखने को मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टाइल सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो पहले तो एक स्टूडियो से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है? किसी भी पेरेंट की अपने बच्चे की अपने घर के आस-पास के किसी स्टूडियो से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? अगर उसका बच्चा बिगिनर है तो। वहाँ पे टाइम देने के बाद, थोड़े टाइम बाद उसको पता चलेगा कि हाँ, अब क्या ज़रूरत है, अब बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, अब बच्चे को थोड़ा बाहर निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। फिर उसको स्टूडियो से बाहर निकाल के आप वर्कशॉप्स, कोई कैंप आ रहा है तो कैंप कौन-सा आ रहा है, कौन से टीचर्स हैं, तो उस तरीके से फिर कैंप भी बीच-बीच में कभी अटेम्प्ट कराना चाहिए उस अपने बच्चे को, अगर वो करवा पाते हैं तो। तो वही है, सेम प्रोसेस,
कि कितना आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग में डाल पाते हो और कितना आपका बच्चा ट्रेनिंग को बिना प्रेशर लिए इंजॉय कर पा रहा है। आज के टाइम में कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल जो आप रिकमेंड करोगे इससे स्टार्ट करवाना चाहिए ट्रेनिंग? यार पर्टिकुलर स्टाइल तो मैं क्या ही बोलूँ, डांस तो हिप हॉप, हिप हॉप पे भी मैं बोलूँगा, क्योंकि हिप हॉप में फ्री, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है यार, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है। एनीथिंग, कुछ भी हिप हॉप हो सकता है। अब आप अपने डांस स्टाइल में, अगर आपके पास हिप हॉप का एसेंस है तो, आपको हिप हॉप आपने सीखा है तो, आपने फाउंडेशंस की हैं तो, आपने कल्चर को थोड़ा जाना है, आपने आप इवेंट्स अटेंड किए हैं, टीचर्स से मिले हो, ऐसे लोगों से मिले हो, बातें सुनी है उनकी, आप ऐसे माहौल में रहे हो। एंड लास्ट में एक कुछ एडवाइस, लाइक कोई ऐसा प्रोफेशन जाना चाहता है डांस में, तो व्हाट यू विल रिकमेंड करना चाहिए आज के टाइम के हिसाब? बिल्कुल करना चाहिए, डांस एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और डांस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कंपनीज़ के लिए काम कर सकते हो, आप स्कूल में टीचर्स एज़ अ टीचर्स काम कर सकते हो, आप अपने स्टूडियोज़ ओपन कर सकते हो, आपके कंटेंट्स बनते हैं, और आप अपना कंटेंट सेल कर सकते हो बना के, कि किस लेवल पे आप कंटेंट बनाते हो। लोगों के लिए आप कंटेंट एडवाइज़र बन सकते हो कि हाँ, अभी कैसे कंटेंट बनाना है, उनकी हेल्प कर सकते हो, एज़ अ कोरियोग्राफर काम कर सकते हो उनका कंटेंट बनाने में। बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, समझ रहे हो? जिनको कंटेंट मेकर की ज़रूरत होती है, तो आप कंटेंट कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है, जो कंटेंट की कोरियोग्राफी कर दे पूरी की पूरी। वो काम मिल सकता है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हो, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डांस में प्रोफ़ेशन आप अपना बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? हमने भी बनाया ही है। एंड बिफोर वी एंड अप, ये सोशल मीडिया रील्स इनमें जो फंसे हुए हैं और जो ऑथेंटिक डांस ट्रेनिंग है, कुछ उसके बारे में आप कुछ समझाना चाहोगे, ऑडियंस को बोलना चाहते हो? वो उसमें जो मैं मेरे समझाने से भी पता है कुछ होगा नहीं, बट ये कि ना कि हम सब फँस चुके हैं उसके अंदर। वो सब फँस चुके, वो ऐसा जाल है जिससे कोई नहीं निकल सकता। समझ रहे हो आप? कोई नहीं निकल सकता। बट डांसर आप तभी बन पाओगे, डांस डांस आर्टिस्ट, अगर आप अपने आप को डांस आर्टिस्ट बोलना चाहते हो, तो आप तभी बोल पाओगे जब आप ऑथेंटिकली ट्रेन्ड करोगे। आपको म्यूज़िक की वैल्यू पता होगी, आपको फाउंडेशंस की वैल्यू पता होगी, आपको कल्चर की वैल्यू पता होगी, आपको ये सारी वैल्यूज़ पता होंगी, समझ पाओगे इन वैल्यूज़ को, बॉडी को, तभी तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ट्रैवलिंग इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत तरीके की होती है, वो हर तरीके की ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। सो ऑथेंटिक ऑथेंटिक ट्रेनिंग के बिना तो आप डांसर बन ही नहीं सकते। रील्स में देखो 2 चीज़ हो सकती है मेरे हिसाब से, आपने कोई रील बनाई, वो वायरल हो गई, ठीक है? और आप फेमस हो गए। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आपको काम मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, वो एक अलग चीज़ है, मज़े है, ज़िंदगी के मज़े चल रहे हैं। मगर अब एक तरफ मैं हूँ, मान लो कि मैं उतना फेमस नहीं हुआ फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और आप फेमस हो गए, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? फॉर एन अगर तुम दोनों दोस्त हो, तुम बहुत फेमस हो गए, तुमने एक रील बनाई, तुमने रील में किया हूँ, फड़ाम, फेमस हो गए। अब लोग वो सीखना चाहते हैं। बट शिवांश है, ये इतना फेमस नहीं हुआ, मगर इसके पास इतनी ट्रेनिंग है और इसका डांस का लेवल ऐसा है और इसने इतनी ट्रेनिंग की है कि ये एक्चुअली में डांसरों के बीच में, जब अच्छे-अच्छे डांसर्स के बीच में जब ये जाता है, जब ये डांस करता है, तो पीपल रिस्पेक्ट हिम, लोगों को मालूम है, समझ रहे हो? तो फिर आप जब फेमस होने के बाद इससे मिलोगे, तब भी आपको डांस तो नहीं उस लेवल पे आता। डांस तो आपको उस लेवल पर नहीं आता ना, आपकी डांस को लेके अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी, म्यूजिक सेंस, वो तो कुछ नहीं बढ़ा ना। आप फेमस हो गए, पैसे कमा रहे हो, बढ़िया चीज़ है, बट वो एक अलग चीज़ है, जो कि सबसे ज़रूरी भी है। पैसा आ रहा है तो बात ही खत्म हो गई, वो सबसे बड़ी ज़रूरी अलग चीज़ है। मगर जहाँ हम डांस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो लैग ही कर रहे हो ना आप। अपनी कम्युनिटी के बीच में रिस्पेक्ट पैदा करना। हाँ, वो भी एक अलग चीज़ है, मगर आप डांस में तो लैग ही हो गए। तो इसलिए रील्स डांस, वो रील्स डांस ही है। रील्स में लोग ऐसे डांसर्स भी हैं जो बहुत है, हम भी बनाते हैं रील्स, तो हमारा डांस तो फिर डांस है। समझ लो, बना तो हम भी रहे हैं रील्स, तो वो रील्स बनाने वाला जो है ना, वो एक अलग चैप्टर है। रील्स जिसको डांस नहीं आता वो भी बनाएगा डांस करके, और जिसको डांस आता है वो भी बनाएगा डांस करके, समझ रहे हो? तो रील्स एक ऐसी चीज होगी, मगर जहां बात आपको डांस की आती है कि मुझे डांस सीखना है, मुझे कोई स्टाइल सीखना है, तो वो तो सीखना पड़ेगा ना, वो तो उतना टाइम देना पड़ेगा। तो डांसर तो आप तभी कहलाओगे ना जब आप एक्चुअली में उस डांस स्टाइल को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। समझ रहे हो? ये चीज है।
ये तो डांसर तो हर कोई है, हर कोई डांसर है। रोड पे जो चल रहा है उसके सामने गाना लगाओ, वो काला चश्मा, वो कर देगा डांस। डांस तो हर कोई कर रहा है, मगर वो डांसर थोड़ी ना है। डांसर तो आप तभी बनोगे ना जब आपने डांस सीखा होगा किसी ऐसे टीचर से जिसने खुद किसी टीचरों से सीखा होगा और वो डांस को समझा होगा उस तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो डांसर बनना है तो डांस सीखना पड़ेगा। जैसे सीखने के तरीके हैं। हाँ, सिर्फ डांस करना है तो कुछ भी चलेगा। सर एंड में एक रैपिड फायर है, आपको जो चूज करना है 2 ऑप्शन देंगे, अप टू यू। ठीक है, सो हिप हॉप या हाउस? हिप हॉप। ओके, बाउंस या रॉक? यार ये तो वांजिया रॉक तो दोनों ही है। गोविंदा या मिथुन? गोविंदा। ऋतिक और टाइगर? ऋतिक रोशन। एंड शम्मी कपूर या जितेंद्र? जितेंद्र। ओके, एमजे और प्रभुदेवा? एनगे। ब्लॉकिंग या पॉपिंग? पॉपिंग। ओके, डांस एज अ हॉबी और प्रोफेशन? प्रोफेशन ओके, एंड हैगी ऑल्सो। ओके, नाउ सिटिंग विद नॉन डांसर फ्रेंड और डांसर फ्रेंड? डांसर फ्रेंड्स, but sometimes non-dancer friends will give you so much if you are a good taker. ओके, एंड टीचिंग बिगिनर और टीचिंग एडवांस स्टूडेंट? बोथ। एक आते समय तो दोनों में मजा आता है। ओके, ओके, एंड वर्कशॉप और रेगुलर्स? रेगुलर्स और वर्कशॉप बोथ। तो हमारी तरफ से इतना ही था, आप कुछ फाइनल बोलना चाहते हो तो अप टू यू। कुछ नहीं, मजा आया। ये फर्स्ट पॉडकास्ट था और मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो आ, हो सकता है इधर उधर बातें कुछ हो गई हूँ। डोंट मेक फन प्लीज। ओके, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो बट बातें अच्छी हुई हैं और सुनने में मज़ा आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो इस बातों को सुनो। और आप अगर बिगिनर हो अपने डांस जर्नी में तो ये बातें आपको हेल्प करेंगी और आप एक अच्छी दिशा में जा सकते हो। थैंक यू सो मच।